Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. अब बात ये आती है कि जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके अब अलग अलग घूमने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस 1 2024 की। ठीक, ये आपको मिलेगा सेट ए। ये सेट ए आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेट ए होगा। हमने पूरी कोशिश की है आपके लिए कि सीधे सीधे जो पेपर्स है उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, टाइप नहीं कराए, जिससे कोई भी गलती के होने के चांसेस ना हो, आपको एज इट इज क्वेश्चन दिखाई दे। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स। आज ही एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आपको यही स्टडी प्लानर मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, हैंड रिटन नोट्स और बाकी सब कुछ आपको मिल जाता है। चलिए तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। आपको अपोजिट बताना है। शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इक्वानिमिटी। उसने एक्सेप्ट कर दिया प्रोस्पेक्ट को ऑफर मेडिकल ट्रीटमेंट के विद इक्वानिमिटी के साथ। इक्वे मतलब होता है काम, यानी कि काम स्टेट के साथ में, यानी कि पॉजिटिव एक वर्ड होगा। तो अगर अपोजिट निकालना है तो नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। ट्रैंक्विलिटी आपको मैंने पावर वर्ड्स में बहुत बार पढ़ा है, काम एंड कंपोज के लिए यूज करते हैं। एजिटेशन नाराजगी होती है, कंपोजर होते हैं ना, काम एंड कंपोज्ड स्टेट, ये भी सेम पॉजिटिव वर्ड है। प्लासिडिटी का मतलब भी सेम ही होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ही हैड बीन वेमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। वीमेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा ओपन, मतलब वीमेंट कैसा होता है, जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा पैशनेट है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आर्डेंट जो होता है ये भी तो फर्म होता है भाई। आर्डेंट बिलीवर है यानी कि फर्म होगा। ठीक है, किसी बात को बहुत ताकत से कहता है। सेंटेंस भी क्या कह रहे हैं? ही हैड बीन वीमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। आइडिया को अपोज करता है, खुल के अपोज करता है, मतलब ऐसा नहीं दब के अपोज करता है। ठीक है, आर्डेंट सेम होगा, फर्वेंट बिल्कुल सेम होता है इसका आर्डेंट का सिनोनिम। और इम्पैशन्ड का मतलब भी क्या है कि इम्पैशन्ड है वो बहुत ज्यादा, यानी कि कैसा है? फिल्ड विद ग्रेट इमोशंस को आप कह सकते हैं। मतलब ये भी आप ऐसे समझो वॉसिफेरस ही है, लेकिन सबड्यूड का मतलब होता है काम। तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? बी ही आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ही इंडल्जेस इन नेफेरियस एक्टिविटीज। हमेशा याद रखना, इंडल्जेस जो होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए आता है। जैसे आप किस चीज में इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इंडल्ज हमेशा होता है। जैसे वो ड्रिंकिंग में इंडल्ज है, वो नेगेटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज है, तो ऐसी जगह आप इंडल्ज का यूज कर देते हो। ठीक है, तो हम आता है ही इंडल्जेस नेफेरियस एक्टिविटीज, वो बुरी एक्टिविटीज में लगा हुआ है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो अब आप यहाँ वर्ड देखो, पहला वर्ड है फ्लैजिटिशियस। ठीक है, एक्सक्रेबल होता है बुरा कर देना। एबोमिनेबल याद करो, एबोमिनेबल क्या आता है? हेटफुल, कि किसी चीज को आप हेट करते हो। तो एडमायरेबल तो आपको अच्छे से याद होगा भाई। एडमायर करने का मतलब क्या होता है? एडमायर करने का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। ठीक है, एडमायर करना। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा, एडमिरेबल। ओके, ये सारे के सारे वर्ड निफेरियस के जैसे नेगेटिव ही है, या तो हेटफुल के लिए यूज करते हैं या फिर ओवर एंथुजियाज्म के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा सी वाला। ठीक है, लिख देते हैं सी आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ही वाज बॉर्न हिज फैमिली वाज इंडिजेंट। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी फैमिली कैसी थी? इंडिजेंट थी। ये वाला वर्ड बहुत क्लासेस में पढ़ाया गया है, इंडिजेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले एक बार देखें, प्रीटेंशियस क्या होता है? प्रीटेंशियस होता है बहाना बना देना, मतलब किसी चीज को अलग तरीके से शो कर देना, प्रीटेंशियस होता है। फिर आपने कहा इम्पेक्यूनियस। ठीक है, ये पुअर के लिए आता है। एफ्लुएंट माने रिच होता है, ruined माने बर्बाद होता है। तो इंडिजेंट का मतलब क्या है? अब देखो ये क्या है? ये गरीब दिया है, या अमीर दिया है, बर्बाद दिया है। तो सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग दिए हैं। तो ऐसे केसेस में आपको खुद से सेलेक्ट करना होता है कि क्या आंसर करना होगा। तो मीनिंग पता होना चाहिए, मेरा कहना यह है। तो बेटा करेक्ट आंसर सी वाला होगा, एफ्लुएंट होगा। एफ्लुएंट होगा फोर्थ का आंसर। एफ्लुएंट का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं कैसा है? पैसे वाला है। ठीक है, वो कैसा है? पैसे वाला है। बस आपको ये याद करना है। ठीक है, और ये जो होता है ना इम्पेक्यूनियस, ये मतलब समझो गरीबी है, बिल्कुल बहुत कम पैसे हैं, वेरी लिटिल मनी, ऐसे कह सकते हो। ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। हम सबके सब टर्बुलेंट टाइम में रह रहे हैं। अब ये जो टर्बुलेंट वर्ड है, ये टर्बुलेंस आपने सुना होगा। टर्बुलेंस होता है ना कि फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे हो, कि वो कहते रहे हमेशा बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, अपनी सीट बेल्ट फासन कर लें। ठीक है, तो कैप्रिशियस क्या होता है? जो चेंजेस करता है, चेंजिंग वेदर, मतलब
आपने कहा कि उसका जो मूड है वो स्विंग होता रहता है, चेंजिंग करते रहता है, वेदर चेंज हो रहा है। कैप्रिशियस आप किसके साथ यूज कर सकते हो? बिहेवियर के साथ। कैप्रिशियस क्या होता है? बिहेवियर भी तो होता है कि आपका बिहेवियर बहुत कैप्रिशियस है, ठीक है, चेंज हो जाना, ओके। इसलिए आप यूज करते हैं किसका? कैप्रिशियस का हम यूज करते हैं चेंज होने के लिए, ठीक है। डिसोलेट का मतलब होता है कोई चीज कैसा कैसा नेचर है आपका, अनहैप्पी है, अनहैप्पी है, ठीक है। फिर आपने कहा ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम एंड कंपोज होता है, कि आप बिल्कुल शांत है, काम है, कंपोज्ड है, वहां आप इसका यूज करते हो, ठीक है। और ये जो वर्ड होता है ऑब्स्टिपेरेंस, इसको हम यूज करते हैं नोइजी के लिए, शोर शराबे के लिए, डिस्कंफर्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्बुलेंट है यानी कि शोर शराबा है, तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा, ट्रैंक्विल होगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर सी बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब आपको बताने फिलर्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड इज फॉलोड बाय 4 choices. Select the most appropriate choice to fill the blank and mark your response on the answer sheet accordingly. I shall not be going to the theater. I shall not be going to the theater. मैं थिएटर नहीं जा रहा हूं। If it may snow, यदि स्नो होगी, if it snow होगा, if it snows होगा, if it snowed होगा। अब देखो कैसे एलिमिनेशन हो सकता है, बड़ा सीधा सीधा। सबसे पहली बात, शैल फ्यूचर को शो कर रहा है, तो पास्ट का सेंटेंस नहीं आएगा, स्नोड को हटा देते हैं। इसके बाद में इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब कैसी है? प्लूरल, तो ये नहीं हो सकता, दो हटा दिए। अब दो बचे, क्या क्या? इफ इट मे स्नो, मे का मतलब पॉसिबिलिटीज है, तो कंडीशनल में पॉसिबिलिटीज नहीं आती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूचर की बात करें, इफ इट स्नोज होगा। तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर इफ इट विल स्नो, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन विल नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देन 100 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट। बहुत बार आपको एक क्वेश्चन सिखाया गया है, कैसे? देखो, जो पहले इसको समझ लो, एक वर्ड होता है लिटिल, ठीक है। ये जो लिटिल होता है इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मतलब भाई लिटिल है तो कंपैरेटिव होगी लेस या लेसर का यूज करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव क्या होती है? सुपरलेटिव होती है LEAST, लीस्ट। लेकिन जब लिटिल के एट्रीब्यूट्स बनते हैं, चाहे ये वाले एट्रीब्यूट्स हो या ये वाला एट्रीब्यूट हो, ये हमेशा किसके साथ आएगा? ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, यानी कि लिटिल का यूज सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जब हम बात करते हैं फ्यू की, हमने लिखा फ्यू, तो फ्यू का कंपैरेटिव क्या होगा? फ्यू का कंपैरेटिव क्या होगा? फ्यूअर होगा। और इसका सुपरलेटिव भी तो बनेगा। सुपरलेटिव क्या बनेगा? सुपरलेटिव बनेगा इसका फ्यूएस्ट। क्या बना? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। और ये हमेशा किसके लिए आता है? ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो ये आपको समझना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा देन 100 पैसेंजर्स, काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन, तो लेस नहीं आ सकता, नो लेस नहीं होगा। फ्यूएस्ट सुपरलेटिव के साथ देन नहीं आता, तो करेक्ट आंसर डी वाला नो होगा, फ्यूअर, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तरीका है समझ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स मेड बाय अ फेमस पेंटर। ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स, ठीक है। अब देखो यहां समझो, ये जो आर वर्ब है सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये जो बी वर्ब है इसको भी एलिमिनेट करते हैं। शुड के साथ में मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है, ठीक है, मेक, मेड, मेड या थर्ड फॉर्म, ये हो ही नहीं सकती है। तो बेटा जब एलिमिनेट इतने सारे हो गए तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। मैं ये कह रहा हूं एक क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आप लोग ग्रामर से ही निकाल देते बिना देखे। कैसे? ये जो बी है ये सब्जेक्टिव केस में आती है, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड में, तो यहां मूड बना नहीं है, ठीक। दूसरी बात क्या समझ आ रहा है? ईच सिंगुलर है तो आर तो आएगा नहीं। शुड अगर लगाते तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या तो शुड मेक होता या शुड बी मेड होता, तो शुड भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस से ही बच्चा पेपर सॉल्व कर सकता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपने कहा दिस इज एन एरिया ऑफ डेंस पॉपुलेशन, ठीक है। कैसा होगा? एक्सट्रीमली डेंस होगा, टोटली डेंस होगा, या टेंजेंशियली डेंस होगा, या लैंग्विडली डेंस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन वर्ड्स के मतलब क्या क्या है, ठीक, समझ लो, बिल्कुल सीधा तरीका है कि जब डेंस पॉपुलेशन है तो एक्सट्रीमली डेंस होगा, ये तो समझ आ रहा है, एक्सट्रीमली डेंस होगा कि बहुत ज्यादा डेंस है। अब पूछेगा टोटली, टोटली डेंस का कोई मतलब होती नहीं है। डेंस, टोटल डेंस, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है कि यहाँ टोटल डेंस है यानी कि पूरा का पूरा डेंस है, नहीं। एक्सट्रीमली डेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा टेंजेंशियली, टेंजेंट आपको पता है सर्कल के ऊपर ही होता है ना, तो इसको कहते हैं साइड वाला, ऐसा कोई मतलब बनता नहीं। लैंग्वेज का मतलब होता है, ये यूज किया जाता है अक्सर लेजी के लिए, तो लेजी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ है नहीं।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ए वाला यहाँ करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन बाय स्पीच डिसऑर्डर। तो पहले तो ये समझ लियो, जो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है AFFECT इफेक्ट, ये तो होता है वर्ब, ठीक है, और एक होता है EFFECT इफेक्ट, ये होता है आपका नाउन। ये आपको खूब अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, कि एक इफेक्ट होता है और एक इफेक्ट होता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या होगा, रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन बाय स्पीच डिसऑर्डर, इसके द्वारा इफेक्ट होती है। तो ये लिखा गया सेंटेंस किस में है, लिखा गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी के साथ प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, तभी आपका पैसिव वॉइस बन सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकते, या तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आंसर है तो नाउन होता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। अच्छा, इफेक्ट अगर वर्ब बनता है, अगर मानो मैं ये कह भी दूं कि इफेक्ट जो होता है ये वर्ब का भी काम करता है, तो जब इफेक्ट वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस, किसी चीज का उत्पन्न होना, किसी का इफेक्ट या रिजल्ट हो निकल के आना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट डिफिकल्टी इन अरेंजिंग द फंड्स फॉर द इवेंट। ठीक है, तो शी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट, बिग डिफिकल्टीज होगा, इनसरमाउंटेबल होगा, जाइगेंटिक होगा, लार्ज होगा। अब इसमें देखो, ज्यादा डिफिकल्टीज की हम बात करें कि उसने बहुत डिफिकल्टीज को फेस किया है, तो डिफिकल्टीज कभी बिग नहीं होती, मतलब हम हिंदी में वही कहते हैं कि बड़ी परेशानियां, तो बड़ी का मतलब हमेशा बिग नहीं होता, बिग का मतलब हम यूज करते हैं इट इज फॉर द साइज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, शर्ट बैगी है, बिग है, साइज है। जाइगेंटिक जो होता है इट इज ऑल्सो फॉर द साइज के लिए होता है, लार्ज भी साइज के लिए होता है। इनसरमाउंटेबल मतलब होता है जिसको हम, मतलब इतनी प्रॉब्लम जिसको मैं कवर अप नहीं कर सकता हूं, जिसको मैं कम अक्रॉस नहीं कर सकता हूं, ठीक है, जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, उसको इनसरमाउंटेबल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर स्कूल बिल्डिंग इज डाइलैपिडेटेड। डाइलैपिडेटेड का मतलब होता है वीक या अबाउट टू कोलैप्स, बस गिरने ही वाली है, ठीक है, खत्म होने वाली है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके लिए हम डाइलैपिडेटेड का यूज करते हैं। अब जो कमजोर है वो कैसी है, विजिबली डाइलैपिडेटेड है, मतलब बाहर से दिख रही है, होता है ना किसी बिल्डिंग को देख के आप कहते हो इसमें घुसना मत, देख के जर्जर हालत में लग रही है, कहीं गिर ना जाए। ठीक है, लिटिल डाइलैपिडेटेड है तो कुछ बचेगा ही नहीं, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव ना कि बराबर। ठीक है, लिटिल वैसे भी एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं बताता, ये होता ही नहीं। ठीक है, डीपली एडवर्ब हो सकता है, लेकिन डीपली मतलब होता है जैसे डीपली नॉलेज के लिए होता है। ठीक है, उस तरीके से यूज करते हैं। सेटिस्फैक्टरीली कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे, तो वैसे पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो कहते हैं ना कमजोर तो है लेकिन संतोषजनक कमजोर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज संतोषजनक कमजोर हो। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, विजिबली डायलेपिडेटेड होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत इज अ प्लेस ऑफ रिमार्केबली ब्यूटी। रिमार्केबली, ऑफ रिमार्केबली ब्यूटी, सीनरी होगा, सीनिक होगा, सीन होगा, या सीनिकली होगा। अब इसको आप ऐसे समझ लो, ऑफ किसका है बेटा, ऑफ ब्यूटी का, ब्यूटी क्या है, नाउन है, कैसी ब्यूटी होगी, ऐसी ब्यूटी होगी, एडजेक्टिव होगा, और इस एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बता रहा है, ये एडवर्ब बता रहा है। आगे समझ, तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव आएगा। सीनरी एक नाउन होता है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, सीनिक एक एडजेक्टिव होता है, और यहां में देखो सीन एक नाउन होता है और सीनिकली एक एडवर्ब होता है। तो आप ये बताओ, तरीका समझ आ गया। इसका मतलब एक ही आंसर होगा बी वाला। कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तरीके बहुत सारे, अब आप मीनिंग से अगर समझ आए तो मीनिंग से निकाल दूं, तो पार्ट ऑफ स्पीच से निकाल दो। द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू कैप्चर बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू, जो क्रिमिनल था ना उसने मैनेज कर दिया टू रन कैप्चर, इनवेड कैप्चर, इवेड कैप्चर, स्लिप या रन अवे। ठीक है, बाय द पुलिस। अभी जो इन्वेड होता है, अगर आपको याद आता हो, तो इन्वेड बना है आपका इन्वेजन से। इन्वेजन होता है जैसे किसी के ऊपर चढ़ाई कर देना, इन्वेड कर देना, कहते हैं ना इन्वेजन हो रहा है, जैसे मुगल आए तो उन्होंने इन्वेड किया, इन्वेजन हुआ। ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता चढ़ाई करना। ठीक, इवेड होता है बच के निकल जाना, तो करेक्ट आंसर ये हो सकता है। स्लिप माने तो फिसल जाना होता है, रन अवे मतलब भाग जाना होता है, तो इवेड कैप्चर होगा, रन अवे कैप्चर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए।
आई एम ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर। अब मैं आपको बताऊं, देखो आप अच्छी बात समझ लो ना, ये सब हमने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, ठीक है। बेनिफिट इसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सीधे सीधे एक ही बेनिफिट है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है टाइप करते हुए कोई वर्ड चेंज हो गया हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, मैं बता रहा हूँ टाइपिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो सब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। हमने कोशिश ये करी है कि आपको एज इट इज दिख जाए, ठीक। आई एम ऑन अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट। अब आप एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे हैं, ठीक। तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा भाई, पॉजिटिव वर्ड आएगा। या आपने कहा सेलिंग एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा, एम्बार्किंग होगा, एडवेंचरिंग होगा या कनकरिंग होगा, ठीक है। अब इसमें एक एक करके बस बदलते चले जाओ, ठीक। कैसे? ये जो कॉन्करिंग होता है, कॉन्कर से मिला, ये तो मतलब होता है एग्री के लिए, तो एग्री जैसा वर्ड तो यहाँ आएगा नहीं। एडवेंचरस मतलब होता है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, कहते हैं ना एडवेंचरस टास्क करता है वो, रिस्क इन्वॉल्व होता है एडवेंचरस में। तो एडवेंचरिंग यानी कि जो लैंग्वेज सीखना होता है कोई रिस्क का काम तो है नहीं, ठीक है, समझ गए। तो सेलिंग का मतलब होता है नाव चलाना। अब आप इसको भी हटा दो तो करेक्ट आंसर बी बचा। यानी कि एलिमिनेशन से आंसर बिल्कुल आसानी से निकल गया कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप पूछे एम्बार्किंग का मतलब क्या होता है तो आप लिख सकते हो बिगिन अ कोर्स और एक्शन, किसी कोर्स या एक्शन को शुरू कर देना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। क्या आई एम बस मतलब एम्बार्किंग ऑन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, कि मैं इसको कर रहा हूं ऑफ लर्निंग वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉकिंग ऑन एग शेल्स। अभी आपके मुहावरे हैं वॉकिंग ऑन एग शेल्स। अब आप एग शेल्स के ऊपर चल रहे हो तो सोच के बताओ कैसे होते हैं एग शेल्स के ऊपर चलना। भाई बड़ी सीधी बात है, एग शेल्स तो ऐसे होते हैं ना कि आसानी से अगर आप जाओगे तो बड़ी मतलब टूट ही जाएंगे अगर आप उसके ऊपर तेजी से चलोगे तो, ठीक है। तो एग शेल्स पे चलने का मतलब क्या हो गया, एग शेल्स पे चलने का मतलब होता है बड़े ध्यान से किसी काम को करना, ठीक है। बड़े ध्यान से किसी काम को करना। केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, मतलब ध्यान से रहो, किसी को अपसेट मत करो। वॉकिंग विद ग्रेट केयर, ध्यान से चलना। मेकिंग अ नोइजी एंट्री, शोर शराबा करना बिल्कुल नहीं है। अंडरटेकिंग एन अनकंफर्टेबल जर्नी, एक अंडरटेक करना अनकंफर्टेबल जर्नी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट, मतलब एक्शंस पे चल रहे हो तो बी केयरफुल, यहां से आपका आंसर मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फेदर योर ओन नेस्ट। फेदर का मतलब होता है पंख लगा लेना अपने खुद के नेस्ट में, ठीक है। तो इसको दो तरीके से समझो। फेदर योर ओन कैप, अपने कैप में एक पंख लग जाना, मतलब जब आपकी जॉब लग गई, आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया तो अब आपको प्रमोशन मिला तो एक पंख और लग गया, ये होता है ना एक सितारा लग गया, एक पंख लग गया। अब आप अपने घर में सजा रहे हो, ठीक है। घर में सजाने का मतलब है सब कुछ अपने अपने लिए करते हो। तो हम देखें, टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल, ये हो सकता है, ठीक है। टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स, ये से ज्यादा अच्छा है। टू लुक एट समथिंग विद अ लॉट ऑफ प्लेजर, ये आंसर नहीं होगा। नहीं बेटा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, समझ गए, क्योंकि ये अनफेयर मीन से होता है, डिसऑनेस्ट मीन से होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सक्सेस से कर देना। नेक्स्ट आइए। नीदर फिश नॉर फाउल, भाई ना तो फिश है ना फाउल है। तो डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई, किस चीज को डिस्क्राइब करना क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाना। नीदर दिस और दैट, कोई सा भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ये नहीं होगा। फील ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ अनफेमिलियरिटी, तो करेक्ट आंसर बेटा बी वाला होगा, बाकी कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है। नीदर फिश नॉर फाउल, ना तो ये होगा ना वो होगा। एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है, जैसे हम सब लोग आज बात करें कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो आप कहते हो दिस प्रॉब्लम इज लाइक एलिफेंट इन द रूम। ये तो एलिफेंट इन द रूम है कि मतलब दिख सबको रही है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, दिख सबको रही है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। तो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, एन अनअवॉइडेबल माइंडसेट हो सकता है ना। द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड, ये है बेटा सबसे अच्छा आंसर। अब आगे समझ इन दोनों से कि ऑब्वियस प्रॉब्लम है दैट इज बीइंग अवॉइडेड, सबको दिख रही है लेकिन सब अवॉइड कर रहे हैं। द प्राइज पोजीशन, ये होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बना, समझ गए। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है कि जैसे आपने कहा सर मुझ सबको दिख रहा है कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है एलिफेंट इन द रूम, पता सबको है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। द शिप हैज सेल्ड, द शिप हैज सेल्ड का मतलब क्या है भाई, शिप जो है बोट खड़ा था लेकिन वो चल दिया, चला गया, तो द शिप हैज सेल्ड, तो आंसर क्या होगा। द शिप हैज सेल्ड का मतलब है द मैटर इज कैरीड ओवर, मैटर को कैरी ओवर कर लिया गया। द मैटर इज डिसाइडेड, डिसाइड कर दिया गया है। द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। या सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, हम नई अपॉर्चुनिटीज को खोज रहे हैं। अभी सोचो द शिप हैज सेल्ड का मतलब है जो नाव है
वो चल दी है, या फिर हम कह सकते हैं जो तीर है वो निकल चुका है। तो द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, समझ गए? मतलब तीर कमान से निकल चुका है, नाव जा चुकी है, यानी कि जो होना था वो हो चुका है। नेक्स्ट आइए, अब ये क्वेश्चन नंबर 21 से बात करते हैं PQRS, ठीक है। ये होते हैं आपके वर्ड अरेंजमेंट, ये आसान आते हैं, ये उतने ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप सोचें बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं, एक बार समझ आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफाइबल justiciable are fundamental to the governance of the country and it is the duty, ठीक है। The constitution lays down certain, अब देखो the constitution lays down certain, certain का एक एडजेक्टिव है तो नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो lays down करता है वर्ड क्या, certain की चीजों को, ठीक। तो आर के बाद में एक सेंटेंस होगा certain, certain फंडामेंटली certain डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। certain के बाद दो चीजें होती हैं, जैसे आपने कहा आ सर्टेन बुक, ऐसे समझ लो ध्यान से। सर्टेन तो डिटरमिनर है ना, तो या तो ए लगाओ असर्टेन, नाउन को लिखो सिंगुलर, ठीक है, या फिर लिखो आप क्या, सर्टेन, सर्टेन बुक्स, मतलब दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे वो लिख लो, ठीक है। या तो आप सर्टेन बुक करो, सर्टेन बुक्स करो। तो सर्टेन मुझे मिल गया, अब नाउन प्लूरल लगाना है, तो यहाँ प्लूरल है, यहाँ प्लूरल है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो आर है, आर के बाद में पी होगा, बस अभी मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ आर के बाद पी है? नहीं है। क्या आर के बाद पी है? क्या यहाँ आर के बाद पी है? नहीं है। क्या यहाँ आर के पास भी है? ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया। क्यों कहता है फंडामेंटल टू गवर्नेंस इन द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी? बेटा ये सेंटेंस मीनिंग ही नहीं देता शुरुआत के, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन, सर्टेन क्या होगा, सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफाइएबल, ठीक है। आर क्या होगा, आर के बाद में कह रहा है फंडामेंटल टू गवर्नेंस, ठीक थे, सही है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। तो मोटो मेरा ये है कि अब बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके इधर उधर परेशान ना हो, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह सारे के सारे पेपर्स अच्छे से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कहता है आर इवॉल्विंग रैपिडली द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, ठीक है, यहां से तो सेंटेंस शुरू होगा ही नहीं ऐसे, और आर जो है वो भी देखो हेल्पिंग वर्ब है, वहां से भी शुरू नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर को पहले ये देख लिया करो कहां से शुरू हो सकता है, कहां से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं वेयर जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है, वहां से हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन बेस्ट आंसर में दिखाया क्यू से शुरू होना चाहिए। क्यू वाले यहाँ भी है इन्होंने दिए भी वैसे आर वाला पी वाला है ही नहीं, ये दिया, ठीक है। तो क्यू वाले से शुरू करते हैं। क्यू कहता है द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप, ठीक है, स्केप इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, ये भी हो सकता है। और दूसरे में क्या दिया, आर वेयर एस्पेक्ट्स, तो बेटा करेक्ट आंसर होना चाहिए इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, कि जो है क्यू के बाद एस डायनेमिक है, ठीक है, डायनेमिक होगा। एस के बाद आपका कहता है आर वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स आर इवॉल्विंग रैपिडली, ठीक है। वेयर एप्लीकेशंस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशंस, तो एस्पेक्ट्स कैसा होगा, आपका मेन सब्जेक्ट होगा, रिलेटेड टू जो होगा ये सारा प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इस एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला आपका बन जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 22 का क्या होगा, 22 का करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बताओ। इंटरनेशनल सिक्योरिटी taking into account its national security interest and priorities. India has participated actively in multilateral forums relating to disarmament, non-proliferation and in the international security arena, ठीक है। इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरिना यहाँ से शुरू होगा नहीं, एस वाला इन्होंने दिया है, हटा दो बेटे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो अब बात करते हैं शुरुआत कहां से होगी। पी इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट्स इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज हो सकता है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टी लेटरल फॉर्म्स, ठीक है, मल्टीलेटरल फॉर्म्स रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, ठीक है। देखो इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फॉरम्स में हमने भाग लिया है, ठीक है। कैसे भाग लिया है हम ये बता सकते हैं, रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट। क्यू के बाद में आर आएगा, क्यू के बाद आर कहाँ कहाँ है, देखिए पी से शुरू हो सकता है, क्यू के बाद आर यहाँ नहीं है, क्यू के बाद आर यहाँ है, क्यू के बाद आर यहाँ पर है, ठीक है, इन दो में है। तो पी से देखिए शुरू करके क्यू के बाद आर, पहले ये वाला मिला लो। इंडिया इज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फॉर्म्स
रिलेटिंग टू द डिसआर्मामेंट नॉन प्रोलिफरेशन एंड क्या कंजंक्शन है, तो इसके बाद में एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है बेटा, एंड के बाद वो जुड़ेगा ना, सही है। तो अगर हम एंड को यहाँ रखते हैं आर और आर के बाद हम एस लिखें एंड इन, तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं ना, यानी कि आर के बाद तो एस आ ही नहीं सकता ना, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, जब आर एस नहीं होगा तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। 23 का करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। 23 का करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। 24 की बात करते हैं, ध्यान से देखो। Are linked to the formal education system through a close coordination with the children in the age group of 5 to 8 years are directly, अभी देखो आर के बाद डायरेक्टली लिखा हुआ है, बी वर्ब के बाद डायरेक्टली एडवर्ब है, तो कुछ तो होगा ना, किसी से तो जुड़े हुए होंगे, ये सोच के देखो कि डायरेक्टली किसके साथ आएगा, तो आर के साथ नेक्स्ट क्या हो सकता है, आर डायरेक्टली क्लोज कोऑर्डिनेशन होगा, आर ये होगा नहीं, तो ये तो समझ आ गया ना कि आर के बाद में पी होगा। क्या समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, जल्दी से बताओ। आर के बाद में पी होगा, अगर आर के बाद पी होगा तो आर के बाद पी देखो यहाँ है, आर के बाद पी यहाँ भी है, ठीक है, आर के बाद पी यहाँ नहीं है, आर के बाद पी यहाँ है, ठीक है। अब क्यों कहता है क्लोज कोऑर्डिनेशन विद, ये भी शुरू हो सकता है, तो आर के बाद पी वाले देख लेते हैं पहले। तो हमने कहा चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू किससे, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, अब ये जो द आर्टिकल है ये लास्ट हो नहीं सकता, क्यू वाला लास्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला हटा दो, ये नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब तो एलिमिनेशन होता जा रहा है, तो बचा क्या, ये वाला बचा कि क्यू वाला लास्ट हो नहीं सकता है। और अगर मैं ये वाला कह दूं कि क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, क्यू के बाद मैं आर लगा रहा हूं, तो विद द चिल्ड्रन होगा नहीं, कि क्लोज कोऑर्डिनेशन चिल्ड्रन के साथ नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बचा, करेक्ट आंसर आपका सी वाला बचा, ठीक। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो ध्यान से देखोगे तो चीजें मिलेंगी, लेकिन आएंगी प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी। क्या आप ये सोचिए कि बिना प्रैक्टिस के हो जाए, नहीं। आर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज, अब देखो जैसे एंड है, एंड से हम सेंटेंस को शुरू थोड़ी कर सकते हैं, क्यों एंड कंजंक्शन है, तो इसके पहले कुछ होना चाहिए, इन्होंने क्यू से शुरू भी नहीं किया है। पार्ट ऑफ प्रैक्टिस डज, अब जैसे पार्ट ऑफ है, अब ये जो क्या है, ऑफ है, ऑफ प्रपोजिशन है, तो इसके बाद में प्रैक्टिस जैसा वर्ड नहीं आ सकता, समझ लो ना, यानी कि क्यू के बाद कभी आर नहीं आ सकता, क्यू के बाद आर कहीं लगा हुआ है, देखो यहाँ लगा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, ए कभी आंसर नहीं हो सकता इसका। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, योगा इज बीइंग, तो योगा इज बीइंग में बात करो तो योगा की बात हो रही है, ठीक है। तो योगा इज बीइंग, बेटे योगा इज बीइंग प्रैक्टिस, योगा को क्या कराया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ आर स्पिरिचुअल हेरिटेज, सही है भाई। योगा क्या है, योगा इज बीइंग, योगा होता जा रहा है, प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो सबसे पहले एस के बाद में आर आएगा, ठीक है, और क्यू के बाद में पी होगा, एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ आर स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन जाता है, डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज बीन ट्रैवलिंग, अब जैसे हु हैज बीन ट्रैवलिंग बेटर देन द वन वुड नो द ट्रबल शी हु हैज बीन इन ट्रबल। अब जैसे हु लिखा गया है, अब देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब जैसे ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट तो हो गया शी, ध्यान से देखो भाई, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट हो गया शी, तो ये जो पी वाला हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट भी तो कहीं ना कहीं होगा भाई। इसका एंटीसीडेंट कहाँ हो सकता है, ये जो वन लिखा गया बस ये हो सकता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू के बाद में पी आना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 26 में मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू के बाद में पी होना चाहिए। अब देखो क्यू के बाद पी कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ क्यू के बाद पी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये वाला बना। अब आप कहोगे कैसे, अरे बिल्कुल सिंपल रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे तो उसके बाद उसका एंटीसीडेंट, मतलब उसके पहले उसका एंटीसीडेंट लिखा जाता है। तो हु हैज बीन ट्रैवलिंग, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो ट्रैवल हुआ है, तो वो वन के लिए आया, तो क्यू के बाद पी होगा, ठीक है। अब आप जोड़ के देखो, एस क्या कहता है, शी हु हैज बीन इन ट्रबल। अब देखो शी की हु की वर्ब कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। शी की वर्ब अभी तक हमें नहीं मिली है, तो हमने कहा शी हु हैज बीन इन ट्रबल। आर कहता है वुड नो, अब हमें शी की वर्ब मिल गई, वुड नो द ट्रबल, वुड नो द ट्रबल, ठीक है। कैसे जानती है, बेटर देन द वन, उससे ज्यादा जानती है द वन, कौन से, हु हैज बीन ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल कर रहा था। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बना, सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन निकालना सबसे आसान था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये एक ऐसी टर्म है, मतलब किसी ना किसी तरीके से जब आप पेपर देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, ठीक है।
तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, द स्पीकर रिटेरेटेड बिफोर द ऑडियंस इज स्टिल वैलिड, द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट, ठीक है, एपिथेट होती है मतलब कहावत, ओके, जो भी है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो कहां से शुरू होगा। द स्पीकर रिटेरेटेड बिफोर द ऑडियंस, स्पीकर ने ऑडियंस के सामने कहा क्या, द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट, की जो ओल्ड एपिथेट है, कौन सी एपिथेट है, ये वाली, ठीक है। तो ये तो लिंक्ड है ना, स्पीकर ने कहा, क्या कहा, ये कहा, किसके बारे में कहा, इसके बारे में कहा, इज स्टिल वैलिड, वो भी वैलिड है। तो आर पे लास्ट होगा, देखो आर पे लास्ट यहाँ है, आर पे लास्ट यहाँ है, शुरुआत होगी क्यू से, तो यही आंसर बनेगा, बाकी कुछ है ही नहीं। ये आर पे लास्ट है नहीं, एस पे लास्ट है, एस पे लास्ट होगा नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हो गया ना कि देखते ही पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, a decade sooner than 2050, okay, that the population will peak. The second scenario suggested, what suggested, देखो the second scenario suggested, क्या suggest किया, R से देखो, R में suggest किया, the second scenario suggested what, that the population will peak, कि population peak करेगी। तो मैं ये तो कह दूं कि R के बाद क्यों होगा, अगर आप ये मानते हैं तो R के बाद क्यों यहाँ नहीं है, R के बाद क्यों यहाँ है, R के बाद क्यों यहाँ नहीं है, R के बाद क्यों यहाँ भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, मिलाओ। The second scenario suggested that the population will peak at this one by, कितने पे पीक करेगी, पीक के बाद प्रपोजिशन एट आएगा, क्योंकि किसी पॉइंट की बात करो, तो पीक एट 8.5 बिलियन बाई 2040, a decade sooner than 2050, मतलब a decade sooner than this one, तो जो इससे सूनर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पी लास्ट होगा, आंसर आपका बी वाला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं, टर्बुलेंट टाइम्स नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड पीस इज ऑलवेज द ओनली ऑल्टरनेटिव बट ऑल्सो ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स, ठीक है। अब टर्बुलेंट टाइम्स है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमें पता है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, ये तो आता होगा, या इसमें भी दिक्कत है, नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आता है, ये तो मानते हो। अब नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आता है, तो नॉट ओनली किस में, क्यू में, और बट ऑल्सो किस में है, एस में, ठीक है। तो ये तो मान लोगे ना कि क्यू के बाद हमेशा एस होगा, देखो यहाँ क्यू के बाद एस नहीं है, यहाँ क्यू के बाद एस नहीं है, यहाँ क्यू के बाद एस है, और यहाँ क्यू के बाद एस नहीं, बन गया आंसर सी। अब बताओ कहां दिक्कत थी भाई, इतनी सी छोटी सी ट्रिक याद करनी थी कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, तो जब इसमें नॉट ओनली दिया है और इसमें बट ऑल्सो दिया है, तो ये तो मान के चलोगे ना, तो क्यू के बाद एस एक ही जगह है, वही आंसर होगा, मिला के देख लो। आर कहता है पीस इज ऑलवेज द ओनली ऑल्टरनेटिव, नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड टर्बुलेंट टाइम बट ऑल्सो ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स, मतलब ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग वॉर ही, पीसफुल टाइम्स में भी ऐसा होता है, ठीक है, कि पीस इज ऑलवेज द ओनली ऑल्टरनेटिव, ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव ही होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। देखो एक छोटी सी ट्रिक से बना ना क्वेश्चन, तो इसीलिए प्रैक्टिस करते, लेकिन आएगा प्रैक्टिस करते करते, ठीक है, आएगा प्रैक्टिस करते करते। तो फिर इनको कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं एग्जाम में, मैं नहीं कहूंगा कैसे होगा, इनको कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं, कि अक्कड़ बक्कड़ ना करके आपने कैलकुलेटिव रिस्क लिया कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखते हैं। आज 30 क्या कहता है, generation of Indian women, many policies and behaviors, population bomb related narratives mobilized that shaped the lives of, ठीक है, that shaped the lives of, किसकी lives की बात कर रहा है, एस वाले में देखो, ठीक है, lives of many policies, भाई ये शेप करता है जीवन बहुत सारी पॉलिसी एंड बिहेवियर्स का, या दैट शेप लाइव्स ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब नहीं होगा। तो एक बात कंफर्म्ड है कि एस के बाद में पी आएगा, दैट शेप द लाइव्स ऑफ किसका, जनरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, ठीक है, एसपी होगा, एसपी होगा, तो देखो एसपी यहां है, एसपी यहां नहीं है, एसपी यहां नहीं है, एसपी यहां नहीं है, करेक्ट आंसर ए वाला होगा। अब बताओ, ये भी एक बार में निकल गया भाई, छोटी सी ग्रामर की ट्रिक ने क्वेश्चन बना दिया, क्या बना दिया, लाइव्स ऑफ प्रपोजिशन है, तो लाइव्स ऑफ, लाइव्स जो हो गया अलग अलग लोगों की बात कर रहा होगा, तो प्लूरल वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ड आना चाहिए। तो अब देखो जैसे है बुक्स ऑफ, अब बुक्स ऑफ अ राइटर भी हो सकती है, बुक्स ऑफ मेनी राइटर्स भी हो सकता है, कि एक राइटर के पास बहुत सारी किताबें भी हो सकती है, एक राइटर के बहुत सारे राइटर के पास एक किताब हो सकती है, वो कोई अलग बात है, लेकिन जो जीवन है वो सबका अलग अलग होगा, इसका मतलब वीमेन या प्लूरल लिखा गया, यही आंसर होगा। तो छोटी सी बात थी, क्वेश्चन निकल सकता था। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। देखो ये क्या थे, ये आपके आते हैं S1 से लेके S6 तक जोड़ने वाले, एक बार इनको पढ़ लेते हो, फटाफट फटाफट इनको भी कंप्लीट करते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड office during the pleasure of the president. Any person qualified to be a judge of the Supreme Court can be appointed for the post. The duty of the Attorney General is to give advice to the Government of India upon such legal matters and of to perform. ठीक है, हम पूरा देख पा रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल उसके फंक्शंस के बारे में ये पैराग्राफ लिखा गया, इसमें बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप समझो अब क्या होगा इसमें। आप एक बार देखो कि जो आर है, जो आर वाला सेंटेंस है, एनी पर्सन क्वालिफाइज टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट। द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल की भाई अपॉइंट हो सकता है ना, लेकिन उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। ठीक है, ड्यूटीज किसमें, भाई तुम बन सकते हो लेकिन तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, तुम्हारी ड्यूटीज एस में है। तो आर के बाद तुम्हारा एस वाला होना चाहिए वर्ड। ठीक है, आर एस होना चाहिए। आर एस देखो कहाँ का है, आर एस यहाँ नहीं है, आर एस यहाँ है, आर एस यहाँ है और आर एस यहाँ नहीं है। ठीक है, अभी हो गया। अब क्वेश्चन आता है शुरुआत किससे होगी, क्यू से शुरू होगा। क्यों कहता है द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं बीच से लिखा गया सेंटेंस है। आर में कहता है एनी पर्सन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसी के बारे में बता रहे हैं कि एनी पर्सन, तो शुरुआत आर से होगी, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाता है। ठीक है, दो चीजें मैंने बता दी, शुरुआत किससे होगी और आर के बाद में क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 वाज अ हेल्थ कैटास्ट्रोफ दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस। ओके, आपने कहा इंडिया ऑल्सो अंडरटुक। अब मुझे बताओ इंडिया ऑल्सो अंडरटुक, इंडिया ने कुछ और भी तो क्या होगा। ये जो ऑल्सो वर्ड है आपको ये आइडिया देता है कि कहीं ना कहीं कुछ पहले जरूर हुआ है। ठीक है, कुछ पहले जरूर हुआ है। मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन अ कॉमर्शियल एंड जो ग्रांट बेसिस थे। India justified its credential as the global HADR player, deploying rapid response teams to Maldives, Kuwait and Mauritius, launching the multi-phased mission जो था सागर। ठीक है, during the pandemic, India re-established its credentials as the pharmacy of world by supplying medicine and this one। ठीक है, ये सब है। तो इसके बाद इंडिया ने ऐसा भी किया, इंडिया ऑल्सो अंडरटुक द वंदे भारत मिशन, ये सब किया, ये किया। तो पी वाला लास्ट होगा। देखो पी वाला लास्ट है, पी वाला लास्ट यहाँ है, पी वाला लास्ट यहाँ पर, यानी कि जो पी वाला लास्ट है वो दो जगह आपको लास्ट दिखाई दे रहा होगा, एक तो ए वाले में और एक डी वाले में। और शुरुआत किससे होगी, या तो एस से या क्यू से। ठीक है, अब देख लो क्यू क्या कहता है, मेड इन इंडिया वैक्सीन, और एस कहता है बेटा क्या, दिस वन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होगी बेटा क्यू से। क्या हुआ, हमने क्या कहा कि कोविड-19 दिस वन मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन अ कॉमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस। कुछ को कॉमर्शियली भेजी गई वैसे, कुछ को ग्रांट बेसिस पे फ्री में दे दी गई। क्योंकि बाद आर कहता है इंडिया जस्टिफाई इट्स क्रेडेंशियल एज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड with a vision to support and foster infrastructure and sustainable initiative in emerging economies। ठीक है, आगे कहते हैं द पर्पस ऑफ द बैंक इज टू, भाई ये जो द पर्पस ऑफ द बैंक इज टू होगा, ये किस बैंक की बात कर रहा होगा, जो बना है। ठीक है, ईच मेंबर कंट्री हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ 20%। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द मेंबर कंट्री, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। देखो ये यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दिख रही होंगी बिल्कुल ठीक ठीक से कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो आर में जो ये कंट्रीज लिखी गई हैं, आर में इसके बाद में क्यू होगा, आर के बाद में क्यू होगा। अब आर के बाद क्यू कहाँ का है, देखो आर के बाद क्यू यहाँ नहीं है, आर के बाद क्यू यहाँ नहीं है, आर के बाद क्यू यहाँ नहीं है, आर के बाद क्यू यहाँ है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। तो 33 का एक ही आंसर बनेगा डी, बाकी कोई बन ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक बार से ब्रेक हो गया, ये कंट्रीज है, ईच मेंबर कंट्री हैज। तो बस पेपर में भी ऐसा ही होगा, लेकिन पेपर में ऐसा तब होगा जब आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हमने कहा आयुर्वेदा लिटरली मींस साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, पी कहता है आयुर्वेदा हैज इवॉल्व फ्रॉम द वेरियस वैदिक हाइम्स रूटेड इन द फंडामेंटल फिलॉसफीज अबाउट लाइफ, डिसीज एंड हेल्थ। डिजीज एंड हेल्थ को लेके था। आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल, मेंटल, द चक्रा, समाथा एंड द ये था ना सुश्रुतु Samhita, which developed around 2500 BC, are the main treatises मतलब क्या था of Ayurveda. According to the Ayurveda, health as considered. आयुर्वेदा के ऐसा माना जाता है। अब इसमें ही बताओ ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे पहले हो सकता है। सबसे पहले होती है चीजें जो कोई चीज कहीं से बन के आती है।
तो आयुर्वेदा हैज इवॉल्व होगा, तो करेक्ट आंसर बेटा आपका पी वाला होगा शुरू, और पी से ए की आंसर है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप मिला के देख लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया बताया कि कैसे ये बना है, बस आपको इतना करना है। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम NEP कहते हैं। 2020 इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन। टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव इट सीक्स टू ब्रिंग एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, affordability and accountability in education for sustainable development. It has come after 35 years, replacing the National Policy on Education 1986. The policy also lays emphasis on, देखो अभी जो also lay emphasis ये भी करती है। अभी जो also वाला कॉन्सेप्ट है समझो, मैं कहता हूँ ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटेलिजेंट भी है। इसका मतलब वो पहले कुछ और भी रहा होगा, भाई पहले कुछ रहा होगा तभी तो इंटेलिजेंट भी है। तो ये आपको समझना है कि ऐसे ही आंसर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी वाला सेंटेंस है लास्ट में आएगा, आर वाला, देखो आर वाला लास्ट में का ये आ गया यहाँ पे। करेक्ट आंसर चांस ले सकते हैं बी होगा, मिला के देख लो। इट हैज कम आफ्टर, भाई ये एजुकेशन पॉलिसी हमारा कब आई, इतने साल बाद आई। ठीक है, लिखा हुआ सीधे सीधे। एस कहता है इसका एम क्या है, तो पहले आप क्या बताओगे, पॉलिसी है, इतने साल बाद आई, इसका एम क्या है। ठीक है, एम के बाद में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है ये। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर बी वाला बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे आती हो कि सर ये मतलब उतना विजिबल नहीं है, ठीक है, पढ़ने में, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये पेपर है सेट ए। ये पेपर कौन सा है, सेट ए है। ठीक है, तो आप इस सेट ए को दोबारा से लेके मतलब वहां से भी अपनी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट cash crop in India and it makes India an important global player in cotton production. Cotton sustains the livelihood of an estimated 508 million cotton farmers and 40 to 50 million people engaged in related activities such as cotton processing and trade. ठीक है, उतने तो फार्मर ही हैं और उससे अलग बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड में लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रेड में लगे हुए हैं। आपने कहा इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अराउंड दिस 1 lakh hectares under cotton cultivation, which is around 38% of the world arena. The country accounts for around 25% of the total global fiber production. In the raw material consumption basket of the Indian textile industry, the proportion of cotton is around 60%. ठीक है, अब देखो बड़ा सीधा लिखा गया है। सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बताया। ठीक है, हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, कॉटन सस्टेन द लिवलीहुड ऑफ, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इतने सारे फार्मर्स इन्वॉल्व हैं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद में क्यों कह रहा है इंडिया कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक, आर क्या कह रहा है, द कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड दिस वन, और एस कहता है इन द रॉ मटेरियल कंजम्पशन बास्केट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड 60% है। टू सपोर्ट द कॉटन इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब बताने 60% है तो ये करना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर इन इटली वाज अ स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। ठीक, तो क्या है फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर, क्या है इन इटली, इटली वाज अ स्लैकनिंग, इटली में क्या होना है, स्लैकनिंग हो रही है ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ, की स्लैकनिंग हो रही है किसकी, कल्चर की। ठीक है, रिलीजन की ओवर ह्यूमन लाइफ। तो अब आपने कहा गया दो दे वर नॉट irreligious Italians, though they were not, कौन बेटा किसकी बात हो रही है, he wrote a pamphletic defending acquisition of wealth, किसने लिखी, in on pleasure Lorenzo Valla, another humanist, criticized the Christian injunctions against pleasure, और Francisco Barbaro was a humanist from Venice, तो इसने लिखा था। ठीक है ना, he wrote, एक ही आदमी दिया गया। तो मैं अब ये कह दूं कि एस के बाद में क्यों आएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं एस के बाद क्यों आएगा, तो देखो कहां कहां है, एस के बाद क्यों यहाँ नहीं है, एस के बाद क्यों यहाँ नहीं है, एस के बाद क्यों यहाँ है, और एस के बाद क्यों यहाँ है, यानी कि आंसर या तो आपका सी में होगा या फिर डी में होगा। क्या पेपर में आप भी इतना आंसर कर सकते हो, ठीक है, इतना आंसर कर सकते हो, तो शुरुआत देख लो कहां से होगी। अब हमने कहा वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर द इन इटली वाज अ स्लैकनिंग ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब हमारा पी कहता है कि दो दे वर नॉट इररिलीजियस इटालियंस, कम हो रहा था लेकिन इररिलीजियस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आर क्या कहता है, इन ऑन प्लेजर, बेटा ये तो आपस में जुड़ा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा।
कम से कम इसके बारे में कुछ बता तो रहे पी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन 1995। इट ऑल्सो एम्स, देखो फिर से दोबारा से कह रहे हैं इट ऑल्सो एम्स। अब आप ये बताओ, ये बार बार ऑल्सो का यूज कर रहे हैं, मैंने तो नहीं करा ना इसमें कुछ भी। आप खुद ये सोचो कि ये बार बार ऑल्सो का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अब पी वाले में ऑल्सो है, तो पी वाले में ऑल्सो है, तो देखो यहाँ पे ऑल्सो लास्ट में दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि दो हमारे जो सेंटेंस थे ऑल्सो से वो सही हो गए थे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये कहना है ऑल्सो का मतलब, मैंने ये नहीं कहा लास्ट सेंटेंस होगा, ऑल्सो का मतलब है किसी और कंडीशन के बाद ऑल्सो होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, हमने कहा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन 1995। हाउएवर, यद्यपि ऐसा नहीं होगा, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस। देखो ये आगे, मतलब ये तब लॉन्च हुई थी, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये लिखा गया आर में। आर से कौन सा शुरू हुआ, ये वाला और ये वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। इनमें से एक आंसर होगा, ठीक है, आर से दोनों शुरू हो रहे हैं, इनमें से एक आंसर होगा। एक तो ये बात समझ आ गई, ठीक है। एक ऑल्सो मैंने कहा था कि जो पी होगा किसी के बाद होगा, ठीक, तो ये तो दोनों में बाद में है, आर के बाद भी हो सकता है और किसी और के बाद भी हो सकता है। तो हमने कहा द प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। तो विद लिबरलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आर ऑपरेटिंग इन वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। इट ऑल्सो एम्स टू स्प्रेड इंश्योरेंस। तो बेटे ये इसका एम है, ये इसका एम है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी वाला होगा। पहले आर आएगा, ठीक है, आर के बाद आपका पी होगा, पी के बाद एस होगा, एस के बाद क्यू होगा, ठीक है, सी आंसर होगा। बिल्कुल सही है, ये हो गया, इसके बाद ऑल्सो ये वाला आ गया, फिर आपका एस आ गया, ठीक है, विद लिबरलाइजेशन, और एस के बाद में क्यू है, तो सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है डिजिटल लॉकर इज अ की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड एक्नॉलेज या नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। डिजिटल लॉकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला कहता है टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस, डिजिटल लॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर issuance and verification of documents and certification in a digital way. Organizations that are registered with digital locker can push electronic copies of documents and certificates directly into citizens locker. Citizens can also, अब देखो फिर से ना, can also upload scanned copies कर सकते हैं। Indian residents who sign up for a digital locker account get a, अब आर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता ना, ठीक है, आर से शुरू नहीं होता, ये हटा दो, क्योंकि ऑल्सो की बात कर रहे हैं, ठीक भाई, ऑल्सो की बात कर रहा है तो आप आर से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कैसे शुरू होगा। अब हमने कहा कि डिजिटल लॉकर जो है इज अ की इनिशिएटिव है, ठीक, टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस। क्यों बनाया गया था, इसका टारगेट था पेपरलेस इकोनॉमी को क्रिएट करना, पी से शुरू करना, पी से एक ही शुरू है, मिला के देख लो। इसके बाद एस कहता है इंडियन रेजिडेंट्स हु साइन अप फॉर द डिजिटल लॉकर अकाउंट गेट अ डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस, ये आपको मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है इसके साथ में वो वहां कॉपी देती है, और सिटीजन कैन ऑल्सो अपलोड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ देयर लीगेसी डॉक्यूमेंट इन देयर अकाउंट्स, और आप भी ऐसा कर सकते हो, मतलब या तो ऑर्गेनाइजेशन देती है या आप ऐसा करते हो, ये दे कैन डू और यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। तो क्यू के बाद आर होगा, क्यू के बाद आर कहाँ है, क्यू के बाद देखो आर बी सी में ही है, इस वाले में दूर है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला 39 का बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, समझ आ रहा है, 39 का करेक्ट आंसर ए होगा। 40 की बात कर लेते हैं, जो नैनो मिशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 2007, तब लगाया गया था। द नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ फॉर इंडियाज domination in cutting edge science. Its goal is to foster, promote and develop all aspects of nanoscience and nanotechnology. This is an umbrella program which promotes basic research and focus on nanotechnology adoption and transfer to industry for use by masses. The support under this extends to create skilled human resources project related to nanosciences and nanotechnology and building infrastructure of nano scientific labs एट सेवरल इंस्टीट्यूट्स स्प्रेड अक्रॉस कंट्री, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि जब हम बात कर रहे थे सारे के सारे सेंटेंसेस में, तो हमने एक चीज देखी कि 3 या 4 सेंटेंस बार ऑल्सो से ब्रेक हुए हैं, ठीक, हो सकता है इस बार ये ट्रिक लगी हो सकता है अगली बार कोई और ट्रिक लग जाए, ओके। अब हर ट्रिक आपको पढ़नी है, हर ट्रिक कैसे समझ आएगी, जब आप पेपर्स को लगातार सॉल्व करते चलेंगे। मानो आपने 10 साल के पेपर सॉल्व किए, तो आपने 20 पेपर सॉल्व किए, 20 पेपर में आपको करीबन करीबन 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, सेम। जब आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आइडिया खुद ही डेवलप हो जाएगा कि कहाँ क्या क्या पूछा गया है। मेरे साथ रह के इसको करो तो आपको बेहतर समझ आने लग जाएगा, ठीक है। देखो
नैनो मिशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन दिस वे, ठीक है। अब मैं बात करूं इट्स गोल इज टू फोस्टर, किसी भी प्रोग्राम का गोल क्या होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यू से शुरुआत होगी, एक ही आंसर दिया, बी आंसर होगा। तो इतना तो समझ सकते हो ना कि कोई स्कीम जब लॉन्च हुई है तो पहले उस स्कीम के बारे में बताया जाएगा या फिर उसका गोल बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, ठीक है। अब बेटर क्या होगा, शी सिंग्स बेटर, वो अच्छा गाती है, तो गाने की क्वालिटी कौन बताता है भाई, वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, वर्ब की क्वालिटी तो एडवर्ब बताता है ना, तो करेक्ट आंसर आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, तो इसका आंसर आपका बी वाला होगा, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, वर्ब की एडवर्ब बताता है। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, आर्टिकल दा के बाद डेलीज क्या है, नाउन होगा, तो आंसर मार्क करो, 42 का आंसर ए होगा, नाउन होगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जब वर्ब प्लस आईएनजी लिखी जाती है, यहाँ जो लिखी गई है भाई सीधी बात है, वर्ब है ना, तो ये प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट है तो इनमें से एक आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जेरन किसका काम करता है, नाउन का, पार्टिसिपल दो काम करता है, या तो एडजेक्टिव का या फिर वर्ब का, तो एडजेक्टिव और वर्ब मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका 43 का सी आंसर होगा, 43 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, आराम से नोट करो। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर। द वन इसकी बात करें, रादर देन द अदर, प्रोनाउन वर्ब नंबर एडवर्ब, तो बेटा क्या नाउन होगा, प्रोनाउन आंसर होगा। द वन, चूज द वन, कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन है, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन आंसर है। देयर इज स्टिल सम वाटर, देयर इज स्टिल अभी भी क्या है, सम वाटर, तो वाटर क्या है, नाउन है, वाटर कैसा, सम, तो सम क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब इसमें देखो एडजेक्टिव दिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिटरमिनर होगा। एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों सेम ही तो होते हैं, दोनों में अंतर ये होता है एडजेक्टिव के बाद नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन होगा, तो करेक्ट आंसर आपका 45 का क्या होगा, बड़ी सीधी बात है, सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, हुर्रे, ये सबसे आसान है, इंटरजेक्शन होगा, करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आपके क्या होते हैं, ये तो आपके इंटरजेक्शन ही होते हैं। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। अभी पूछते हैं हैविंग क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा। देखो हेल्पिंग वर्ब ये हो नहीं सकता, एडवर्ब ये है नहीं, कंजंक्शन ये हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। और अगर मैं हैविंग लिख रहा हूं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर मैं हैविंग फिनिश्ड कर दूं तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, तो किसी भी तरीके से अगर निकाला जाए तो इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा, ये सिर्फ पार्टिसिपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड। अब मूव्स अराउंड वर्ब तो हो नहीं सकता है, मूव्स वर्ब पहले ही लिखा गया, ये कंजंक्शन जोड़ने का काम नहीं करे, नाउन नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एडवर्ब होगा। 48 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 48 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट आइए 49 की बात करते हैं, द कैंटेनक्रस मैन, द के लिए, द किसके लिए है, मैन के लिए, तो मैन क्या है, नाउन है, कैंटेनक्रस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एक तो ऐसे पता चल गया, और एक हम कह सकते हैं ओयूएस जो सफिक्स आता है वो हमेशा एडजेक्टिव्स के साथ आता है। अब देखो यहाँ दो चीजें लिखी गई हैं, वर्ब एडवर्ब है नहीं, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है। अब इन दोनों में अंतर समझ जाओ, जो डिटरमिनर्स होते हैं ना वो डिटरमाइन करते हैं, मतलब वो ऐसे समझ लो आप, उसका नंबर बता सकते हैं, उसकी पोजीशन नाउन की बता सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स कभी क्वालिटी नहीं बताते, क्वालिटी सिर्फ एडजेक्टिव बताता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला एडजेक्टिव होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा कि यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कि जिन बच्चों को ये पता है कि दोनों चीजें सेम होती है तो वो यहाँ फंस सकते हैं। तो यहाँ क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी कभी एडजेक्टिव ही बता सकता है, डिटरमिनर नहीं बता सकता है। इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड, आर्टिकल दा के बाद ये नाउन ही होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आर्टिकल दा के बाद नाउन ही होगा क्योंकि आगे प्रपोजिशन आ गई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आइए, अभी एक पैसेज है, ठीक है, ये दोनों पैसेज पढ़ लेते हैं, फटाफट इनके भी आंसर खत्म करते हैं। आइए, पैसेज कहता है आर ट्रेजेडी टू डेज जर्नल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर सो लॉन्ग सस्टेन्ड बाय नाउ दैट वी कैन इवन बियर इट, देयर आर no longer problems of the spirit, there is only the question, when will I be blown up? Because of this, the young man and woman writing today has forgotten the problems of the human heart in conflict with itself, which alone can make good writing, because only that is worth writing about, worth the agony and the sweat. He must learn them again. He must teach himself that the beast of sorry basest है ये बेटा, basest of all things is to be afraid, and teaching himself that forget it forever, leaving no room in this workshop for anything but the old varieties and truths of the heart, the old universal truths, lacking which any story is phenomenal and doomed, love and honor and pity and pride and compassion and sacrifice. Until he does so,
He labors under a curse. He writes not of love but of lust, of defeats in which nobody loses anything of value, of victories without hope, and worst of all, without pity or compassion. His grief, he grieves on no universal bones, leaving no scars. He writes not on the heart but of the glands. Until he relearns these things, he will write as through the heart. He stood among and watched the end of man. I decline to accept the end of man. It is easy though to say that man is immortal simply because he will endure. That when the last ding dong of doom has clanged, the faded from the last worthless wreck hanging uh, tideless in the last red and dying evening, that even then there will still be one more sound, that is his puny inexhaustible voice still talking. ठीक है, मतलब ना थकने वाली. I refuse to accept this. I believe man will not merely endure, he will prevail. He is immortal, वो immortal है, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifices. ठीक है, मतलब इसलिए लिखा गया है कि हमारी ट्रेजेडी क्या है आज की, यूनिवर्सल फिजिकल फियर ऑफ सो लॉन्ग सस्टेन्ड बाय नाउ दैट वी कैन नेवर बी रिच, कि मतलब कैसे सस्टेनेंस होगा. ठीक है, हैप्पीनेस को लेके, और ये सारी चीजें वॉर और जो लाइफ के एग्जांपल्स हैं वो सब दिए गए. ठीक, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. आज बहुत मुश्किल पैसेज नहीं था, पैसेज इजी है. चलिए बात करते हैं. आइए, पहला द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम इज, हमारे समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है. शुरू में लिखा था वी आर अनेबल टू बियर पेन, हम पेन को बियर नहीं कर पाते. ठीक है, मतलब ये हमारी ट्रेजेडी है. या फिर वी हैव फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन, वी हैव लर्न टू बियर जर्नल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर, हमने सीख लिया है बेटे. शुरू में लिखा गया था, करेक्ट आंसर सी वाला होगा. ठीक है, नेक्स्ट आइए. वॉट मस्ट राइटर लर्न अगेन, क्या सीखता है दोबारा. द लेसन ऑफ लाइफ, द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, yet टू बी अफ्रेड, yet टू बी फियरलेस. क्या सीखता है वो, डरना सीखता है. क्या सीखता है, ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, करेक्ट आंसर बी वाला होगा, वो ये सीखता है. ठीक है, ये क्वेश्चंस पेपर्स में मतलब पैसेज में डायरेक्ट लिखे हुए हैं. अगर आप पहले क्वेश्चंस को देख के करेंगे ना, पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको एक बार में आंसर मिल जाएंगे. दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, एक फैक्चुअल होते हैं, एक एनालिटिकल होते हैं. ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, सीधे सीधे मिलेंगे. द राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद, किससे, स्टोरीज ऑफ लव एंड लस्ट से होना चाहिए, स्टोरीज ऑफ विक्ट्रीज होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ या एफिमेरल फैक्ट्स. अब देखो, आपको याद आ रहा होगा पूरे पैसेज में बिल्कुल सीधे सीधे लिखा गया था, कुछ स्टोरीज लिखी गई थी. ठीक है, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं कह रहा कि वर्कशॉप वाज फिल्ड विद, सिर्फ एक चीज से भरा नहीं था, यूनिवर्सल ट्रूथ से भरा हुआ था. सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, एफिमेरल फैक्ट्स होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल बिकॉज, क्यों अनटेनेबल है बताओ. ऑफ द इनएग्जॉस्टिबल वॉइस है, ऑफ हिज एंड्योरेंस है, या फिर ऑफ हिज मोर्टल लाइफ है, या ऑफ हिज स्पिरिट बॉर्न ऑफ हिज सोल. तो क्या करेक्ट आंसर होगा कि मतलब क्यों ऐसा हुआ है. ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर मतलब द एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिट बॉर्न ऑफ हिज सोल, उसकी स्पिरिट की वजह से, बॉर्न ऑफ हिज सोल उसकी मतलब जो आत्मा है उसकी वजह से. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा. ठीक, नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्ड प्यूनी मीन्स. अब ये जो वर्ड था, अब ये सोचो अगर ये वाला वर्ड हम पहले ना देखें, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इस वर्ड को पहले ना देखो तो गड़बड़ क्या होगी कि आपको ये वर्ड दोबारा से जाके ढूंढना पड़ेगा पैसेज के अंदर. और अगर आपने पहले ही देख रखा है तो फिर आपने एक ही बार में ढूंढ लिया. टाइनी विल बी द करेक्ट आंसर, सी आंसर छोटे के लिए करते हैं. अब मैं ये कह रहा हूं, ये वर्ड आपने पहले ही देख लिया. ठीक है, द वर्ड प्यूनी मीन्स क्या होगा, तो ब्रेव होगा, डेयरिंग होगा. अगर मीनिंग पता है तो वैसे निकल गया, मीनिंग नहीं पता है तो पैसे से ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आइए. हाँ, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ramifications of the most educational changes. They become involved in change voluntarily or involuntarily, and the either case experience ambivalence about the meanings from and the consequences. I have emptied that there are number of things and changes in goal, skills, philosophy of belief, behavior, etc. Subjectively, these different aspects are experienced in a diffuse incoherent manner. Changes often is not conceived of the being multidimensional. Objectively, it is possible to
clarify the meaning of the educational changes by the identifying and describing the separate dimensions. Ignorance of these dimensions explains a number of interesting phenomena in the field of educational changes. For example, why some people accept in an innovation, they do not understand why some aspects of a change are implemented and others not, why strategies for change neglect certain essential components. The concept of objective reality is tricky. Reality is always defined by individuals and groups, but individuals and groups interact to produce social phenomena, constitutions, laws, policies, educational changes program which exist outside any given individual. There is also the danger that the objective reality is only the reflection of the producers of change and thus simply a glorified version of their subjectivity concession. We can reduce this problem by following the practice of posing double questions. What is the existing conception of reality on the given issue, followed quickly by says who. ठीक है, अब सुनो, पैसेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये बेटा सेट है ए, ठीक है, सेट ए है और आप पढ़ रहे हैं CDS 1 2024 और ये पेपर आपको upsc.gov.in पे मिल जाएगा 2024 में। तो पेपर को लेके ऐसे परेशान मत होना कि सर ये मुझे दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पैसेज जो लिखा गया है सीधे सीधे कुछ लोगों के बिहेवियर पे लिखा गया है। तो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रेमिफिकेशंस ऑफ एजुकेशनल चेंजेस बिकॉज, भाई क्यों, मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है? दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ चेंज, मतलब वो नहीं समझ पाते मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ चेंज को लेके। दे सी द सर्टेनिटी इन चेंज, उनको लगता है कि चेंज में ही सर्टेनिटी है। ठीक है, या फिर आपने कहा दे आर एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस तो हो ही नहीं सकता ना कि एम्बिग्यूअस नहीं है। इट टेक्स टाइम एंड हार्ड वर्क, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आइए। People would accept an innovation with understanding if they find meaning of the innovation in their use। ठीक है, वो ऐसा पा लेते हैं। या फिर आपने कहा there is clarity regarding its aspect, या they themselves learn to innovate in their context, या फिर they work with their immediate and distant colleagues। ठीक है, किसके साथ काम करते हैं? तो people would accept करेंगे an innovation with understanding, किसके साथ में, मतलब वो समझेंगे इसको। ठीक है, दे फाइंड मीनिंग ऑफ द इनोवेशन इन देयर यूज, वो अपने यूज में इनोवेशन में का यूज मतलब समझते हैं, मीनिंग पाते हैं। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द क्वेश्चन द ऑथर साउंड्स विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसमें पूरे प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रियलिटी का जिक्र था। ठीक है, पढ़ोगे पैसेज अच्छे से समझ आएगा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी का जिक्र था। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव थिंकिंग एंड कंसिडरेशन, इससे इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट आइए, Which two words in the passage means the opposite of the word whole। बेटा कौन से दो वर्ड है जो whole का अपोजिट हो सकते हैं? अभी जो वर्ड है whole, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, वर्जन एंड रेमिफिकेशन, फिनोमिनल एंड प्रोग्राम्स, कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस होगा। कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस मतलब होता है लिमिटेड, कि दीज आर द कंपोनेंट एंड दीज आर द डायमेंशंस। तो सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंसेप्शंस एंड प्रोग्राम्स का कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द आइडिया ऑफ द ऑथर। कौन सी चीज इनमें से आइडिया को सम अप करती है ऑथर की? ठीक है, क्या? चेंज इज सब्जेक्टिव एंड वारंट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। Subjectivity cannot be ruled out by describing the main dimensions of change. It is difficult to conceptualize the change which satisfies all sections with understanding. Change has to be conceptualized collectively in its many dimensions and dealt with objectivity। देखो ये जो पैसेज का आंसर है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मिलेगा आपको पूरा पढ़ने के बाद। चेंज हैज टू बी कॉन्सेप्चुअलाइज, चेंज को भी आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हो कलेक्टिवली इन इट्स मैनी डायमेंशंस में एंड डील्ड विद ऑब्जेक्टिविटी। याद करना, ऑब्जेक्टिवली डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बताओ। ये फिलर्स है, ये बिल्कुल आसान है। आई डू नॉट लाइक वर्किंग, वर्किंग बेटा एट नाइट होता है। जब आप इन जनरल बात करते हो तो एट नाइट होता है, लेकिन आप क्या लगा सकते हो, इन द नाइट भी लगा सकते हो। इन द नाइट कब लगाया जाता है? इन द नाइट लगाया जाता है भाई जब मैं कहता हूं जैसे दे वर वॉकिंग, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, दे वर
वॉकिंग ऑन द बीच इन द नाइट, यहां लगा सकते हो ऐसे, दे वर वॉकिंग ऑन द बीच इन द नाइट, ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो, बाकी कहीं नहीं लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। आई सी यू मॉर्निंग, ठीक है, तो बेटा इन द मॉर्निंग होगा, ड्यूरेशन के लिए इन का यूज करते हैं, एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, ऑन डेज और डेट्स के लिए आता है, अलोंग का यूज करते नहीं है टाइम के साथ में, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इन द मॉर्निंग होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देयर इज अ मार्क द वॉल, ठीक है, देखो बड़ी सीधी सी बात है, वॉल पे होगा तो ऑन द वॉल होगा, बाय द वॉल साइड में नहीं होगा, वॉल के अंदर नहीं जा रही कोई चीज, मीडियम में के अंदर से बाहर की तरफ है, भाई कोई चीज अंदर जाती है तभी तो इनटू का यूज करते हैं, और फ्रॉम नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क, ठीक है, देखो या तो आप लिखो ऑन अ बस, ट्रैवलिंग ऑन अ बस, ठीक है, और अगर आप इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो तो बाई बस आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, बाई आंसर होगा, बस के साथ नहीं जाती है, ठीक है ना, बाई अ बस होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, वेरी पोलाइट वो मेरे लिए पोलाइट है, जब आप किसी चीज को किसी के लिए एड्रेस करते हैं तो करेक्ट प्रपोजिशन टू आती है, पोलाइट टू मी, ठीक है, शी हैज बीन वेरी पोलाइट टू मी। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम फेड अप यू, मैं तुमसे बहुत परेशान हूं, अगर मैं तुमसे बहुत परेशान हूं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विद होगा बेटा, फेड अप विद यू, तो डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, वी हैड अ डिस्कशन द प्रोजेक्ट, बीनीथ माने नीचे होता है, विद माने साथ में होता है, इन माने अंदर होता है, अबाउट द प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन हुआ होगा वो प्रोजेक्ट के बारे में हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, शी इज कैपेबल, बेटा कैपेबल के बाद प्रपोजिशन ऑफ ही आ सकती है, बस और कोई नहीं आती, कैपेबल ऑफ विनिंग होगा, तो ऑफ किसमें, सी में लिखेगी है, तो 68 का करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिज फर्स्ट नॉवल हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस होगा, जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो इनटू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है, तो इनटू किसमें, ए में, तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली आर हॉलीडे, ठीक है, तो बेटा वाइल आर हॉलीडे होगा, इनटू तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इनटू तो वैसे भी टाइम की बात नहीं करता है, बाई नहीं होगा, तो जब कोई कोई टाइम होता है, जिस टाइम के दौरान कोई बातें होती होती है, तो करेक्ट आंसर हम क्या लगाते हैं, ड्यूरिंग लगाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, ड्यूरिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें एरर, स्पॉटिंग एरर्स हैं। ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज, अब ड्यूरिंग जो है वो प्रपोजिशन है, रिसेशन बिल्कुल सही लिखा गया, नाउन है, मैनी कंपनीज सही है ना, वर कंपेयर्ड, पैसिव वॉइस से किसी के द्वारा कंपेयर्ड किया गया ड्यूरिंग रिसेशन पास्ट में, टू डिक्रीज देयर वर्क फ्लो, अब देयर किसके लिए है, कंपनीज के लिए है, तो यहाँ तो कोई एरर है नहीं, इसका मतलब नो एरर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है, वर्क कंपेयर्ड है, पास्ट तो वैसे भी टाइम दिया नहीं है, अगर आर कंपेयर्ड भी होता तभी भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट आइए, द पॉलिटिशियंस पार्टिड वेज ड्यू फॉरवर्ड, बेटा ड्यू टू वॉट नहीं होता, ड्यू टू होता है, ड्यू टू एक प्रपोजिशन होती है, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ ये प्रपोजिशन होती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट में होगा, नोट कर लेंगे, सी पार्ट में होगा, प्रपोजिशन का एरर है, नोट करते जाओ, प्रपोजिशन का एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द मर्डर वॉज टू एबोमिनेबल टू डिस्क्राइब, बेटा टू डिस्क्राइब नहीं होगा, किसी के द्वारा डिस्क्राइब्ड होगा ना, तो टू बी डिस्क्राइब्ड होगा, टू बी डिस्क्राइब्ड होगा, पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये आपको कहाँ पढ़ाया जाता है, ये आपको पढ़ाया जाता है यूज ऑफ टू में, जब एडवर्ब टू के यूजेस पढ़ाते हैं तो टू प्लस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि सॉल्व नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब का क्वेश्चन हुआ। ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग, ईच न्यू वर्ड ये आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये इसका रेफरेंस हो गया, न्यू वर्ड्स यानी कि हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, अब ये कहाँ पढ़ाया जाता है, ये आपको पढ़ाया जाता है प्रोनाउन के अंदर और या फिर एडजेक्टिव में, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ा देंगे, वैसे ईच वहां पे एडजेक्टिव है, न्यू वर्ड आपका सब्जेक्ट है, तो न्यू वर्ड सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक, लेकिन ये आपको पढ़ाया जाता है एडजेक्टिव्स के अंदर, जिसमें आप कह सकते हो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स, अब जो न्यूज है वो तो सिंगुलर है ना, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, आंसर किस पार्ट में होगा, सी पार्ट में होगा, ये जो वर्ड है न्यूज, ये आपको पढ़ाया जाता है नाउन के अंदर, तो आप देख रहे हो सब क्वेश्चन अलग अलग है, ये नाउन का क्वेश्चन है, नाउन में पढ़ाया जाता है। दीज इक्विपमेंट्स, ये वाला भी याद करो, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा, ये भी क्वेश्चन किसका है, नाउन का है, ये आपको नाउन में अनकाउंटेबल नाउन लिखवाते हैं ना, प्रोज है, पोएट्री है, मशीनरी है, वहां कराया जाता है, तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका ए पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आइए, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, डजंट ही नहीं होगा,
डज ही होगा, डज ही होगा। यह आपको पढ़ाया जाता है किसमें, यह आपको पढ़ाया जाता है, टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग्स। और क्वेश्चन टैग्स का सबसे आसान वाला जो रूल है वो यही है कि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ये आसान तरीका है ऐसे देने का। अक्सर आपको यहाँ एडवर्ब दी जाती है, ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब, हार्डली, स्कैर्सली, उनके साथ पूछा जाता है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीचेस, वन ऑफ द मोस्ट, ये आपका दा होगा। ये आपको किसमें पढ़ाते हैं, जब एडजेक्टिव में डिग्रीज आपको पढ़ाते हैं तब आपको बताते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है। आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर बी पार्ट में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड फॉर द जॉब। देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड फॉर द जॉब, जब उसका जॉब के लिए इंटरव्यू लिया जाना था वो तभी सफर कर रहा होगा ना, यानी कि आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, तो ही वो सफर्ड नहीं होगा, ही वॉज सफरिंग, आप इसको लिखो, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि वो समय फीवर में था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट में होगा, क्योंकि वॉज सफर्ड का मतलब है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीवर में था, लेकिन हम बात करें ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी फोर्ड हरसेल्फ टू ईट, शी फोर्स, अच्छा इससे पहले वाला जो था वो टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। शी फोर्स्ड हरसेल्फ, फोर्स किया खुद को क्या करने के लिए, ट्वीट खाने के लिए। ये नो एरर सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप देख सकते हो दो सेंटेंस नो एरर थे, 8 क्वेश्चन अलग अलग थे और सारे ही अलग अलग दिए गए, नाउन के 2 क्वेश्चन एक साथ मिले, बाकी सारे अलग अलग चैप्टर्स से थे। नेक्स्ट आइए, each item in this section consists of a sentence that underlined word followed the word group, select the option that is nearest in the meaning बताना है। exhilarating का मतलब क्या होता है, जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है। winning the world cup was the most exhilarating moment, वैसे भी समझ आ रहा है वर्ल्ड कप जीतना एक पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव वर्ड आएगा। पीसफुल हो सकता है, प्रोमिनेंट माने फेमस होता है, थ्रिलिंग हो सकता है, ईगर बिल्कुल नहीं होगा, उत्सुक। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, थ्रिलिंग निकलेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर या थ्रिलिंग निकलेगा, सबसे नियरेस्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जस्टिस प्रीवेड एंड द मर्डर वाज डिकैपिटेटेड, मतलब जस्टिस हो गया और मर्डरर को क्या कर दिया गया, डिकैपिटेटेड कर दिया गया, यानी कि उसको बीहेडेड, सर काट दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, किडनैप कर लिया गया, डिस्चार्ज कर लिया गया। समझ सकते हो, जस्टिस हुआ और मर्डरर को क्या करा जाएगा, मारा जाएगा, सजा मिलेगी। अगर इन तीनों का मतलब पता है तो आंसर वैसे भी ए वाला होगा। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है सर काट देना, ठीक है, सर काट देना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है द होटल रूम वॉज हैड डिंगी वॉल्स, कैसी वॉल थी, डिंगी वॉल्स थी। अब इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। वॉल्स हेजी कभी हो नहीं सकती, धुंधली, डार्क एंड डर्टी हो सकती है, येलो वॉल्स नहीं हो सकती, क्लाउडी वॉल्स नहीं हो सकती। अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो भी क्वेश्चन बन रहा है कि करेक्ट आंसर डार्क एंड डर्टी होगा। भाई दीवारें कैसी हो सकती हैं, दीवारें ना हेजी हो सकती है, ना पेल हो सकती है, ना क्लाउडी हो सकती है होटल की। नेक्स्ट आइए, अकेशा प्लान द इवेंट विद फास्टिडियस केयर, फास्टिडियस केयर मतलब बहुत मेहनत के साथ, इनअटेंटिव नहीं होगा, ध्यान ना देना, बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। मेटिकुलस होता है हार्ड वर्किंग, अनइंटरेस्टिंग कुछ होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा, यानी कि मेटिकुलस का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर लेफ्ट लेग वॉज पैरालाइज्ड ड्यू टू अ डेबिलिटेटिंग डिजीज। भाई पैरालाइज होगी तो बीमारी कैसी होगी, डेबिलिटेटिंग, कमजोर कर देने वाली, खतरनाक होगी। क्रिपलिंग हो सकता है, बीमारी सैड नहीं हो सकती, बीमारी स्ट्रेंज नहीं हो सकती, बीमारी क्रिटिकल हो सकती है। तो क्रिटिकल या होगा नहीं, क्योंकि डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है वीक, यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा। कैसा है, क्रिपलिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपको बताना है इन दोनों वर्ड्स को मिलाना होता है, दो सेंटेंस है, इनसे आपको बताना है इनमें क्या रिलेशन है। अब हमने कहा जो सिविक्स है ना, क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस, इसके ऊपर पढ़ाया जाता है सिविक्स की क्लासेस में, सबको पता है। फिर आपने कहा द सब्जेक्ट डेवलप्स कॉन्सेप्ट्स एंड इनेबल्स द रीडर्स टू अप्लाई नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप, इसके बारे में पता चलता है। एक्सपेंड द फर्स्ट, मैं पहले के बारे में और बता रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, प्रपोजेस द सॉल्यूशन नहीं, स्टेट एंड इफेक्ट नहीं। करेक्ट आंसर ए वाला होगा। मैं ये तो बताऊँ ना सिविक्स और सिविक्स के फंक्शंस क्या क्या है, तो मैं वो बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर ए वाला होगा, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 87, चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब भाई इकोनॉमी तो बढ़ी है लेकिन डेमोक्रेसी खत्म करी गई। इंडिया हैज फॉलोड द पाथ ऑफ टुवर्ड्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने बढ़ाया, बट बाई अबाइडिंग बाई द नॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटी, लेकिन हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी से जुड़े रहे, मतलब कहने का ये है कि हमने डेमोक्रेसी को भी बचा के रखा उनकी तरह, ऐसा नहीं हुआ कि हमने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, निगेट द फर्स्ट, नहीं बेटा फर्स्ट को मैं निगेट नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की पॉलिसी अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है।
एक्सप्लेन्स व्हाट इज स्टेटेड इन द फर्स्ट, नहीं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कंफर्म्स द फर्स्ट, नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट और टू द फर्स्ट, मैं फर्स्ट का कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे किया लेकिन हमने ऐसे किया, ठीक है। तो जैसे लेकिन लगेगा बट तो कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा वाला होगा, सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। The concept of right or wrong needs to be determined on the basis of principles। भाई सिद्धांतों से पता चलता है ना क्या सही है क्या गलत है। When it comes to matters related to the field of human rights, positions should be based solely on principles। अगर ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात होनी चाहिए। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, स्टैब्लिश द फर्स्ट, फर्स्ट को स्टैब्लिश कर रहा हूं। डेवलप एन एक्सियोम बेस्ड ऑन द फर्स्ट, नहीं एक्सियोम नहीं बता रहा हूं मैं, कोई कहावत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। डिलेजिटिमेट्स नहीं कर रहा हूं। तो फर्स्ट को, प्रीमिसेस को, करेक्ट आंसर होगा एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट। पहले वाले को मैं और ज्यादा ताकतवर बता रहा हूं कि अगर ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए तो वो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा was adopted by Gandhiji after he was introduced to it by Tolstoy. The later, the later first read about, ये कुछ गलत है, first read about it, the German translation of थिरुकुरल द ग्रेट मोरल ट्रीटीज इन तमिल, ठीक है। इसके बारे में बताया गया कि ऐसा करा गया था कि कहां से आइडिया आया था। मच ऑफ द सेम वे द गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ठीक है, टॉलस्टॉय, ठीक है। इसी तरीके से ये टॉलस्टॉय की उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ना एनिमल फार्म्स। नेक्स्ट आपने कहा इसके बाद में द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर शेप्ड हिज सिविल राइट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या काउंटर कर रहा हूं फर्स्ट को, डिफेंड करता हूं द प्रीमिसेस ऑफ द फर्स्ट, प्रोवाइड्स एन एनालॉजी फॉर द फर्स्ट और एक्सप्लेन्स द फर्स्ट। देखो एनालॉजी क्या होती है कि मतलब मैं एक चेन बता रहा हूं कि इसके बाद में ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो देखो मैं काउंटर तो कहीं नहीं कर रहा हूं, दोनों में मैं अहिंसा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। डिफेंड करना होता है सामना करना, इसको भी नहीं कर रहा हूं। प्रोवाइड द एनालॉजी हो सकता है, एक्सप्लेन द फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला निकलेगा, ठीक है। 80 रन का करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। 90 कहता है द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ, ये था। एज कैप्टन XYZ हैज वॉन कंसिडरेबली मोर मैचेस फॉर इंडिया देन एनी अदर कैप्टन। भाई मतलब यही था और इससे ज्यादा किसी ने जीते भी नहीं है। मैं रिबट करता हूँ फर्स्ट को, इज द प्रीमाइज फॉर द फर्स्ट है, कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल नहीं है और डायल्यूट्स नहीं कर रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा, बाकी कुछ कर ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वर्ड्स होते हैं, देखो ये सारे वर्ड्स मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि सब क्लास में पढ़ाए जाते हैं। मतलब ऐसा एक कोई वर्ड नहीं है जो आपको क्लास में ना पढ़ाया जाता हो, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स आपको एज इट इज क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट होता है आपका जिसको हम कहते हैं क्या, पूरक, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट विशेष होती है, कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्स टू सिंथेसाइज होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्स टू प्रेज होगा, ठीक है। ये वाला गलत होगा ना, प्रेज नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट प्रेज होता है, गो वेल नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज होगा और ये ब्लेंड वेल विद होगा, ये आंसर हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स टू ब्लेंड, ये आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर सी वाला होगा। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो आप कह रहे हो ना कि मतलब किसी को प्रेज करना, विशेष करना, कन्वे माय कॉम्प्लीमेंट्स, भाई कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, ठीक। नेक्स्ट है डाइफी एंड डिफाई, ठीक है। एक होता है इसमें जैसे तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि ऐसे ही होगा तो तुम मना नहीं कर सकते हो। और एक होता है कि जैसे इंडियन वीमेन डाइफी देयर हस्बैंड्स, वो अपने हस्बैंड्स की पूजा करती हैं बिल्कुल देवताओं के जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मीन्स टू कन्फर अपॉन वन ऑफ द स्टेटस ऑफ गॉड एंड डिफाई मीन्स टू अपोज, ये आंसर हो सकता है। अपोज नहीं होता इसका मतलब डिफाइंड एंड डिफाई मीन्स टू अपोज नहीं होगा और मीन्स टू डिनाई नहीं होगा। करेक्ट आंसर बेटा ए वाला होगा, मार्क कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी की भगवान की जैसे पूजा करना, और इसका मतलब है अपोज करना, सामना करना। नो वन कैन डिफाई द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल की बात को मना नहीं कर सकते। स्टेशनरी, स्टेशनरी है ना, देखो जिसमें ई आता है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लिखा जाता है जैसे इरेजर है, इरेजर स्टेशनरी का पार्ट है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अफिक्स, यानी कि कुछ रुका हुआ है, तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। तो अब बड़ी सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, देखो स्टेशनरी मीन्स स्टैंडिंग स्टिल होगा, ये हो ही नहीं सकता है, स्टेशनरी का मतलब स्टैंडिंग स्टिल नहीं होता है। स्टेशनरी मीन्स राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल हो सकता है, स्टेशन नहीं होता है, ये गलत हो गया। राइटिंग तो होता है, मीन्स इमोबाइल होता है, ये आंसर हो सकता है। स्टैंडिंग स्टिल नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। एक वर्ड होता है कॉम्प्लेसेंट और एक होता है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। ये होते हैं
कुछ ऐसे समझो बड़ी आराम वाली बात के लिए हम इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, कि कोई चीज मतलब आरामदायक है। ठीक, देखो, तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जैसे कोई आदमी ईगर होता है, मतलब ये जो कॉम्प्लेसेंट होता है ना, इसका मतलब होता है कोई आदमी ईगर टू प्लीज है, ईगर टू प्लीज किसी को मतलब खुश करने की कोशिश करता है, ठीक है। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो मिलाना शुरू करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, मीन्स कॉन्फिडेंट नहीं होगा, मीन्स ईगर टू प्लीज हो सकता है, मैनिफेस्ट यूनिवर्सली नहीं होगा। तो बचा गया डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बड़ी सीधी सी बात है, 94 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इंक्वायरी। इंक्वायरी याद करो, ये इंक्वायरी कहाँ आपने यूज किया होता है, ये इंक्वायरी आपने कहाँ यूज किया होता है, ठीक है। जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो कौन सा करती है, ठीक है, ये वाला करती है ना। और जब आप इंक्वायरी काउंटर पे जाते हो तो ये वाला करते हो। थोड़ा सा याद आ रहा है कुछ कुछ। तो इस इंक्वायरी का मतलब होता है सीक इन्फॉर्मेशन, और इस इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। एक करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले वही सही लिखा गया, ठीक है, समझ आ गया। एक का मतलब होता है सीक इन्फॉर्मेशन और एक का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट आइए। मास्टरफुल एंड मास्टरली क्या होता है। मास्टरफुल, आप तो स्किल्ड है ना, ठीक है भाई, आप मास्टरफुल हैं तो यानी कि आप कैसे हैं, कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और या फिर अनप्लेजेंट प्राउड हो सकते हैं। और मास्टरली होता है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मास्टर है ना, तो मास्टर मेलवे लगा दिया, मास्टरली वाला, ठीक है, कि ही इज मास्टरली, वो अपनी टास्क में बहुत एक्सपर्ट है। तो क्या होगा, देखो इसमें दिया मास्टरफुल मीन्स होगा इम्पेरियस, मास्टरफुल मीन्स होगा इम्पेरियस, ठीक है। इम्पेरियस का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा समझो प्राउडी होना, ठीक है, या लोगों को चाहता है कि वो मेरी बात को माने, ऑबिडियंट हो, ठीक है। एंड मास्टरली मीन्स ऑटोक्रेटिक, ये गलत हो गया, ये सेकंड वाला गलत हो गया। स्किलफुल देखो ये होता तो है लेकिन ये लीडर लाइक नहीं होता है, तो क्या बचा क्या, डी, डी करेक्ट आंसर होगा। मास्टरफुल मीन्स होता है इम्पेरियस, मतलब लोगों को कहता है कि तुम मेरी बात मानो, ऑबे होना चाहिए। एंड मास्टरली मीन्स होता है हाईली स्किलफुल, जो जिसके अंदर मास्टर वाली स्किल्स हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, 96 का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 97, बॉर्डर एंड बॉर्डर। ये जो वो होता है ना, बोर्ड एंड लॉजिंग, याद आ रहा है, खाना पीना और रहना, तो ये बॉर्डर इससे बना है, ठीक है। तो बॉर्डर कौन होता है, जो रहने की बात करता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो घर लेता है। तो बॉर्डर मीन्स ऑफ फूड एंड लॉजिंग रेजिडेंट, एक ऐसा इंसान जो दोनों काम करता है। बॉर्डर मीन्स बाउंड्री होगा, ठीक है, ये आंसर मिल गया, ये बाउंड्री होता ही नहीं है। हु फिट्स प्लैंक्स नहीं होगा, और बॉर्डर मीन्स वाइडर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा, बात खत्म होगी। बाकी भी क्रॉस चेक कर लिए, होगा नहीं कोई, ठीक है। नेक्स्ट आइए। कंकरेंट होता है, कॉन्जिक्यूटिव होता है। कंकरेंट मतलब होता है साथ में बहता रहना है, कॉन्जिक्यूटिव है कि इसके बाद होगा, अभी हो गया फिर थोड़ी देर बाद होगा। कंकरेंट मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम, साथ में हो रहा है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है अकरिंग वन आफ्टर हो सकता है। कंकरेंट मीन्स अकरिंग नॉन से नहीं होगा, अकरिंग एट द सेम टाइम हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव में अकरिंग नहीं होगा। कॉन्करेंट मीन्स अकरिंग देयरफॉर नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, ठीक है। बस एक देखो आंसर मिलने के बाद क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए थोड़ा सा, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक एपिटाफ होता है जो आप कहते हो, उसके ऊपर लिखा जाता है, कब्र के ऊपर लिखा हुआ आलेख होता है, देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे विलियम शेक्सपियर की कब्र के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो उसको एपिथैफ कहते हैं। और एक एपिथेट होता है किसी की प्रेज में कुछ लिख दिया जाना, ठीक। तो हमने कहा टॉम्ब स्टोन हो सकता है एपिथेट, एंड एपिथेट मींस फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट। एपिथेट मींस वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन, एपिथेट मींस अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एपिथेट मींस वर्ड्स रिटन, और टॉम्ब स्टोन लिखा है ना, ठीक है, फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, तो ये तो सही है, ठीक। और ये जो लिखा है रिटन ऑन अ टॉम्ब, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन, ये सही होगा। टॉम्ब स्टोन नहीं होता है, टॉम्ब स्टोन के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, जो पंक्तियां लिखी जाती हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर की कब्र पे कुछ ऐसा लिखा गया है कि ब्लेस द मैन हु डज नॉट, ब्लेस द मैन हु डज नॉट टच दीज स्टोन्स एंड कर्स द मैन हु मूव माई बोन्स, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं डिसकंफर्ट और डिसकंफिट, ठीक है। देखो डिसकंफर्ट जो होता है वो डिसकंफर्ट बना है किससे, जैसे आपने कहा कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, ठीक है, दैट इज। और डिसकंफर्ट का मतलब होता है जैसे आपने कहा मेंटली और वैसा, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाना, ठीक। देखो बात करते हैं कि 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा, समझ लो। डिस्कंफर्ट मीन डिस्टर्ब होगा, मीन्स अनईजी। डिस्कंफर्ट मतलब होता है अनईजी, आपने कहा ना कि मैं अनईजी फील कर रहा हूँ, ठीक है, इल एट ईज जैसा। एंड डिस्कंफर्ट मीन एम्बेरेस हो जाता है, मेंटली परेशान हो सकता है। और डिस्कंफर्ट मीन एम्बेरेस नहीं हो सकता, डिस्कंफर्ट मीन अनफिट नहीं होगा, ठीक है, और डिस्टर्ब नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा, बाकी कोई बनेगा ही। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ वर्ड्स आते हैं आपके, ठीक है, ये वर्ड्स
मतलब फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं, कुछ अलग अलग हैं, कुछ इंग्लिश के भी हैं, तो इनको मिलाना होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा एक एक करके देखते हैं। तो जो ए है अटैच, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, जो ऐसा होता है ना, कोई आदमी जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट या स्टाफ वाला होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा। तो ए का थर्ड होगा तो ये आंसर बना, या ये वाला आंसर बना। अब इनमें से एक होगा। अब मैं देखूं तो डी जो होगा उसका दो दोनों में कॉमन देखा। डी क्या है? एलिबाई होता है। एलिबाई क्या होता है? जैसे आपने कहा प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर। ठीक है, ये बिल्कुल ये सीडीएस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले कभी आया आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में ये वर्ड आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ तो हम फंस गए। ठीक है, अब बात आती है इनमें से कोई देख लेते हैं कौन सा होगा। ये जो अप्रेंटिव वर्ड होता है, अप्रेंटिव इसका मतलब यूज किया जाता है जैसे ड्रिंक होती है ना कोई, जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल टाइप की होती है, उसके लिए। तो ड्रिंक को लेके हमने वर्ड यूज किया ये वाला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर देखो ये मिल गया हमारा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप सी का फर्स्ट होगा एवेंट गार्ड, आप बता सकते हो एवेंट गार्ड मतलब न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 101 का जो होगा वो बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, 101 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अब ये स्वी जेनेरिस है, फैक्टा नॉन वर्बा है, म्यूटेंटिस म्यूटेंडिस होगा, या नॉन सिक्विटर होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये वर्ड्स ज्यादातर डिफिकल्ट लगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्यू जेनेरिस का मतलब होता है नथिंग एल्स लाइक इट, इसके जैसा कोई नहीं होगा। तो ए का आंसर थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड इसमें और भी दे रखा होगा। नेक्स्ट आते हैं, बी कह रहा है फैक्टा नॉन वर्बा। फैक्टा नॉन वर्बा का मतलब होता है डीड्स नॉट वर्ड्स, मतलब फैक्ट्स होने चाहिए, वर्बा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी का 4 होगा। बी का 4 कहीं और भी है, ए का थर्ड और बी का 4 ये है। तो करेक्ट आंसर ये वाला होगा, मिला लो। सी क्या होता है? म्यूटेंटिस म्यूटांडिस, इसका मतलब होता है रिमेनिंग सेम डेस्पाइट चेंजेस। मतलब होता है ना कि आपने किसी चीज में धीरे धीरे चेंजेस करने शुरू कर दिए, लेकिन उसका जो इंस्टिंक्ट है या वेरी नेचर है वो वैसे ही बना रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो, कहते हैं ना चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता, यानी कि बेसिक चेंजेस आ जाए लेकिन बेसिक वही बना रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है कॉनिशियर या कल्डीसेक होगा, डोजियर होगा, डैब्रियस होगा। इसमें एक दो वर्ड ऐसे हैं जो मेरा मानना है बच्चों को पता होगा। जैसे कॉनिशियर आपको पता होगा जो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, एक्सपर्ट इन टेस्ट होता है। तो ए का 4 होगा। ए का 4 कहाँ का है? यहाँ है ना, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, दूसरा देखो याद करो, डैब्रिस क्या होता है? डैब्रिस मतलब होता है मलबा। मलबा होता है ना, ठीक है, तो मलबा कौन सा होता है? यानी कि आपका डी का 1। देखो दोनों जगह सेम दिया है, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि इनको भी पता रहता है कि आपको ये पता होगा। मतलब पेपर बनाने वाले भी मतलब पूरे दिमागदार हैं। देखिए ना कि दो चीजें हमें आसान लगी, दोनों मिला दी इन्होंने। ठीक है, तो आंसर आपका इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब हमें इन दोनों में से समझना है डॉजियर क्या होता है। डॉजियर बेटे एक कलेक्शन होता है। जो डॉजियर होता है ना आपका, वो एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉजियर में कलेक्शन होता है। तो ये आंसर होगा। तो सी का दूसरा है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। ठीक है, ऐसे बनाना था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर को, इसका मतलब एग्जामिनर तेज है, उसको पता है कि जो आसान वर्ड है डीजावू, ये तो आपने चूचा से खूब सुना ही होगा वर्ड। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, एक्सपीरियंस द प्रेजेंट। तो ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ का है? देखो ए का 2 यहाँ, ए का 2 यहाँ। कम से कम हमने 50% तो सॉल्व कर लिया ना क्वेश्चन को, कि भाई ए का क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। और हमारा आंसर या तो कौन सा है? या तो बी है या सी है। अब हम बाकी देख लेते हैं। देखो ये भी फिक्स कर दिया इन्होंने, डी का 1 होगा। डी क्या है? लेजर फेरी होगा। उसका दिया है पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। हमें तो लग रहा है कि ये वाला तो थोड़ा टफ होगा। अच्छा देखो इसमें समझो, ये जो लिखा हुआ है ना एन रूट, इसमें रूट की बात हो रही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, फॉरेन वर्ड्स में एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि कुछ ऐसा ही छुपा होता है जो इंग्लिश वर्ड्स में होता है। तो रूट की बात हो रही है, रूट यहाँ पर है। ठीक है, तो सी का 4 देखो कहाँ है? सी का 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे समझ। और बी क्या है? फॉक्स पास का मतलब क्या होता है? फीलिंग। ये होता है जो टेक्टलेस मार्क्स और एक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर सी वाला मार्क कर लो। एन रूट की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताते हैं। फैसेड होगा, लाइजन होगा, या मेसोनेटी होगा, बैरेट होगा। इसमें कुछ वर्ड्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले बात करते हैं फैसेट। आपने देखा होगा फैसेट बिल्डिंग का होता है, कि कोई बिल्डिंग है ना, उसका जो फ्रंट होता है या फेस होता है उसको कहा जाता है। तो ए का 1 होगा। देखो ये मिल गया, ए का 1 यहाँ है ना, यानी कि करेक्ट आंसर बी या सी में होगा। ए का 1 होगा, आंसर आपका या तो बी में होगा या फिर सी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसमें देखो एक चीज समझो, ये जो वर्ड होता है, कौन सा मैं कह रहा था, हाँ, मैसन। आपने सुना होगा, मैसन मतलब होता है ना किला।
तो मैसन के जो आसपास के रूम्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर सी का 4 होगा। सी का 4 कहाँ है? सी का 4 यहाँ है ना, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये हो गया। और बी का थर्ड लाइजन क्या होता है? डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ होता है, बिल्कुल सही बात है। और बैरेट जो होता है राउंड फ्लैटिस कैप होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बनेगा, मार्क करिए। नेक्स्ट आइए। एप्लोम क्या होता है? प्राइड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, एरोगेंस है। अब यहाँ आपको क्या बताना है? बस नियरेस्ट मीनिंग ही तो बतानी है सीधे सीधे कि 106 की बस ये बता दो नियरेस्ट मीनिंग क्या होगी। बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है एप्लोम का मतलब, प्राउड के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपके लिए कॉन्डेन, कॉन्डाइन, ठीक है। कॉन्डाइन क्या होता है? ऐसे समझ लो कि जब आप किसी को पनिशमेंट देते हो ना उसके कामों के लिए, कि भाई उसने ये गलत काम किया और जो पनिशमेंट है बिल्कुल वैसा ही मिला है जैसा होना चाहिए, मतलब सुटेबल फॉर द क्राइम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाएगा, पनिशमेंट एप्रोप्रिएट टू रॉन्ग डूइंग्स। जो आपने बुरा किया बिल्कुल उसी के जैसा आपको पनिशमेंट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। देखो 108 कहता है इनकम्युनिकाटो, ठीक है। इनकम्युनिकाटो का मतलब होता है नॉट वांटिंग टू एबल टू कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करना ना चाहता हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी होता है रिलेटेड टू द साइंस होती है ना जो फूड से रिलेटेड है। तो फूड से रिलेटेड साइंस का लिखिए डी। तो करेक्ट आंसर 109 का क्या होगा? डी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेट्रिएट। इसका मतलब होता है कोई रेजिडेंट होता है ना आउटसाइड कंट्री ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब जो उससे बाहर है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका होगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। शी वॉज एडवाइज्ड बाय हर कोच टू फॉर्म इफ शी वांटेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट। मतलब उसको एडवाइस किया गया उसके कोच के द्वारा क्या कि टू डू वेल, अच्छे से करो, इसलिए इफ शी वांटेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट, यदि टूर्नामेंट में अच्छा करना चाहते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके करेक्ट आंसर क्या होगा। मतलब उसने कि इफ शी वांटेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब है। जैसे गेट ऑन होता है, गेट ऑन का मतलब होता है जब आप किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हो या बोर्ड करते हो, ठीक है। जैसे टू बोर्ड, BOARD होता है ना, कार के ऊपर चढ़ जाना, वो होता है। गेट अलोंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज के साथ साथ होना, आपने कहा मैनेज कर देना, आप कहते हो ना मैनेज करना, गेट होगा। और गेट डन का मतलब होता है फिनिश कर देना। तो समझिए यार ना कि गेट डन ये क्या होगा? दैट विल बी फिनिश्ड होगा। इसका मतलब होगा किसी चीज को फिनिश कर देना। तो पहले सबके मीनिंग लिख लो, ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा आंसर। इसका मतलब होता है टू रिटर्न, या तो आप करो टू रिटर्न होगा या फिर रिगेन होगा। अब बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ा सीधा सा तरीका। अब क्या होगा? शी वॉज एडवाइज बाय हर कोच टू गेट बैक टू फॉर्म, कि वापस आ जाओ फॉर्म में, इफ शी वांटेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट, यदि अच्छा करना है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आओ। शी सेड गुड बाय एंड अलोंग द रूट। मतलब शी सेड गुड बाय, गुड बाय कहा, एंड ट्रिप्ड आउट होगी, ट्रिप्ड ओवर होगी, ट्रिप्ड ऑफ हो गया, ट्रिप्ड इन होगा। मतलब क्या होगा कि उसने ट्रिप्ड आउट कर लिया, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं ट्रिप डाउन कर देना, ठीक। सुनो अब इसका आंसर समझ लो। ट्रिप्ड आउट का मतलब होता है विद एक्साइटमेंट। ट्रिप्ड आउट मतलब विद एक्साइटमेंट कुछ करना। ट्रिप्ड ओवर का मतलब है किसी चीज को लेके, ऐसे समझो जैसे, है ना, कैच द फुट ऑफ समथिंग, किसी चीज को पकड़ लेना। स्टम्बल करना आप लिख सकते हो इसके लिए आसान वर्डों में, स्टम्बल करना होगा, ठीक है, स्टम्बल करना होगा। ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को एकदम से शुरू करना, ठीक है, स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना और वो भी सडनली। तो जब हम सेंटेंस देख रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं? सी सेड गुड बाय एंड अलोंग द रोड, एकदम से चल गई, ठीक है। तो ये तो समझ आ रहा है, स्टार्ट सडनली, एकदम से चल जाना, किसी काम को एकदम से कर देना, ठीक है। अब ये ट्रिप्ड इन होता है टू एंटर, किसी चीज में एंटर कर जाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? सी वाला होगा, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड टू कॉम्बैट contrast with tooth and comb before forwarding the recommendation, ठीक है। तो क्या करना होगा? टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड टू, पोर्ड ओवर, पाइल्ड ओवर करना होगा, पोर्ड ओवर होगा। ये पोर्ड है PORE और ये POURED है, ठीक है। तो दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को सेम ही मान ले, ठीक। तो इसका मतलब होता है पोर्ड ओवर का मतलब होता है टू स्टडी एंड एग्जामिन, टू स्टडी एंड एग्जामिन। उन्हें किसी चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा और एग्जामिन करना होगा। अब जो पाइल्ड वर्ड होता है, पाइल्ड का आपने सुना होगा, पाइल्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो पाइल्ड ओवर का मतलब बस कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है टू गैदर, आप चीजों को इकट्ठा कर लेते हो, ढक लेते हो, ठीक है।
पोर करना होता है, जैसे पानी डालते हैं ना, जैसे पोर करना होता है, तो आप इसको करना पोर्ड ओवर होता है टू स्पिल, किसी चीज के ऊपर पानी डाल देना, फैला देना, स्पिल करना होता है। और रन ओवर का मतलब होता है जैसे कार जब टकरा जाते हैं उस ट्री से, तो रन ओवर, इसका मतलब क्या होता है, टू हिट आप लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो टू हिट। अब बताओ क्या आंसर होगा 113 का, ठीक है। सुनो, द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड द कॉन्ट्रास्ट विद टूथ एंड कॉम बिफोर फॉरवर्डिंग रिकमेंडेशन, उन्हें उसको ढंग से देखना होगा, तो टू स्टडी ना होकर टू एग्जामिन तो हो सकता है ना, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 113 का ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द बॉइस्टरस क्राउड। देखो बॉइस्टरस जो वर्ड है बड़ा आसान होता है याद करना। बॉइस्टरस का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हो बॉयज इन द स्ट्रीट, मतलब आप कह सकते हो बॉयज इन द स्ट्रीट, लड़के हैं और शोर शराबा कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉयज इन द स्ट्रीट है, तो आप कह सकते हो लड़के क्या कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। तो हमने कहा कि क्या है, द बॉइस्टरस क्राउड विद इट्स मैरी मेकिंग इवन एमिडस पोरिंग रेन, ठीक है, क्या कर रहे थे कि विद इट्स मैरी मेकिंग इवन एमिडस, मतलब मजे कर रहे थे, तो प्लेड ऑन होगा। अब जैसे प्लेड ऑन तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, कि जैसे कहते हैं कि इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव प्लेट ऑन, तो इसे चलने दो, ठीक है, सो रोको मत, तो वो आपका प्लेड ऑन हो गया। फ्लोड माने होता है फ्लो करना, बह जाना होता है, ठीक है, तो प्लेड ऑन का मतलब कंटिन्यू होगा, या फिर आप इसको कर सकते हो टू कंटिन्यू कर दो। ये जो वर्ड होता है फ्लोट बहना होगा, ये क्या होता है, टू फ्लो के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कैरीड ऑन किसी चीज को करना, कि कहते हैं ना एक्शंस को कैरी ऑन किया जाएगा, ठीक है ना, ये एक्साइटेडली होता है, ये याद रखेंगे। और कैरी आउट करना क्या होता है, टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म समथिंग, टू परफॉर्म, ठीक है। अब सोचो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, देखो ध्यान से समझो। जब आपने कहा कि द बॉयस्टर्स क्राउड, ठीक है, प्लेड ऑन कंटिन्यू विद इट्स मैरी मेकिंग रखा, यहाँ टू फ्लो हो गए। कैरीड ऑन करना होता है किसी चीज को लगातार करना, लेकिन एक्साइटेडली, तो बेटा सी ही करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। उन्होंने कोई एक्ट परफॉर्म नहीं की, वो बस उस चीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जिस एक्टिविटी को कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए द गूंस द अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स व्हेन द लेटर वॉक्ड इनटू द डार्क एली, ठीक है, गली में आगे। सेट अपॉन होगा, सेटअप होगा, सेट अलोंग होगा, या सेट डाउन होगा। तो पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। सेट अपॉन का मतलब होता है टू अटैक, किसी के ऊपर अटैक कर देना। सेट अपॉन का मतलब होता है टू अटैक समबडी, किसी के ऊपर तेजी से अटैक करना, ठीक है। सेटअप का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना मैं अपने स्टूडियो सेटअप कर रहा हूं, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, तो आसान है टू स्टैब्लिश। भाई हम कहते हैं ना कि मैं अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, मैं अपना नया सेटअप डाल रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली में मैं अपना सेटअप डाल रहा हूँ। तो सेटअप का मतलब ही क्या होता है कि जब आप किसी चीज को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है सेट अलोंग, प्रोसीड करना, प्रोसीड करना, किसी चीज के साथ में बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना, उसके लिए हम करते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है टू प्लेस डाउन समथिंग, टू प्लेस डाउन, ठीक है, टू प्लेस डाउन, किसी चीज को प्लेस कर देना। अब ये बताओ जब सारे मीनिंग आपको समझ आ गए तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। गूंस बदमाश क्या करेंगे, सेट अपॉन करेंगे, अटैक करेंगे, ए करेक्ट आंसर होगा, इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए। अब देखिए ये आपके वर्ड्स हैं कुछ, इन्हें मिलाना होता है। ये दो सेंटेंस दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। S1 इज राइट एंड S2 इज रॉन्ग। तो व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल, व्हाट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेकेबली। लंच इज सर्व्ड लेट इन द ऑफिस स्पेशली ऑन डेज। अब इसमें एक बात सोचो, ये जो स्पेशली वर्ड होता है ना, ये यूज करते हैं जैसे कुछ चीज मैंने सिर्फ आपके लिए करी है, मैंने कहा इट इज स्पेशली फॉर यू, ठीक है। और जो स्पेशली वर्ड होता है मतलब वो स्पेशल ओकेजन्स पे होता है। तो व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल, जो नोटिसेबल है वो क्या है, तो ये तो सही है भाई, व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल। और लंच इज सर्व्ड लेट इन द ऑफिस स्पेशली ऑन दोज डेज, मतलब मैं स्पेसिफिक कुछ डेज की आपके लिए बातें कर रहा हूं कि मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा बेटा, डी वाला है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों सही है। The matter was resolved amicably between the group, even though there were so many of them. Yeah, among them, the two never have problem sharing what they have. अब मुझे पता है between का यूज मैं किसके लिए करता हूँ, between का यूज करता हूँ मैं दो के लिए, ठीक है, और among का यूज करता हूँ दो से ज्यादा के लिए, ठीक। तो S1 is right and S2 is wrong, या S1 is wrong। S1 कह रहा है the matter was resolved amicably between the group, ग्रुप के बीच में, इवन दो देयर वर सो मैनी ऑफ देम, बहुत सारे थे, तो दो से ज्यादा के लिए आता है, इसका मतलब पहले वाला तो गलत है, ठीक है, ये वाला आंसर हो सकता है।
एंड सेकंड देखिए अमंग देम, उनके बीच में, द टू नेवर हैव प्रॉब्लम्स, उनके बीच में दो को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि सबके बीच में दो को, तो सेकंड इज राइट, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। मतलब वो ये नहीं कह दो को, वो कह रहा है सबके बीच में, ठीक है, सबके बीच में दो को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आइए, वी शैल हैव टू प्रेजेंट अवरसेल्फ बिफोर द डीन एंड एक्सप्लेन आवर बिहेवियर, हमें खुद को प्रोड्यूस करना होगा। दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर इफ दे विश टू विन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों सेंटेंस विल और शैल से लिखे गए हैं, ठीक है, दोनों ही विल और शैल से लिखे गए। वैसे हम जानते हैं कि जो शैल का यूज करते हैं हम वो फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, और विल का यूज हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो अगर देखें तो वी शैल हैव टू प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट करना होगा, तो शैल का यूज ऐसे कर सकते हैं, दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट, ये भी सही है, तो बेटा बोथ आंसर्स आर करेक्ट, डी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, या इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस आई सॉ हर। अब इसमें एक बात सोचो, जो सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए आता है, ठीक है, सिंस हमेशा डेफिनेट टाइम के लिए आता है, और फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है, तो पहले वाले में फॉर होना चाहिए, ऐसे मानोगे ना, पहले वाले में फॉर होना चाहिए, यानी कि पहला वाला तो गलत ही है। इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस आई सॉ हिम, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, बी होगा, सेकंड वाला सही, इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस आई सॉ हर, जब से मैंने उसे देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स एट होम, मतलब टीचर ने इंक्वायर किया वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये बताओ, एनी ऐसे पूछा जा सकता है ना कि भाई कि द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, क्या कोई प्रॉब्लम है, यानी कि फर्स्ट वाला राइट है, ठीक है, फर्स्ट वाला राइट है, ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स एट हर होम, कि क्या उसके घर पे कुछ पेट्स हैं, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर राइट, ठीक है, तो ही आस्क्ड हर, उसने पूछा इफ वेदर इफ शी हैड एनी पेट्स, बेटा एनी पेट्स होगा, सम नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा, बी वाला होना चाहिए, फर्स्ट, सॉरी रिक्वायर्ड एनी है ना, फर्स्ट तो राइट है ना, ए आंसर, ठीक है, ए आंसर होगा, सेकंड वाला गलत है, एनी होना चाहिए, ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट है, सेकंड इज रॉन्ग, ये वाला गलत, एनी लगेगा, ठीक। तो ये हुआ बेटा आज का आपका पेपर, आई होप सभी को समझ आया होगा। जो बच्चे बैचेस लेना चाहते हैं आज ही डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। CDS टू 2026 के लिए बैच है, आप CDS का बैच ले सकते हैं, आप OTE का बैच ले सकते हैं। पूरी टीम आपके सामने, 800 घंटे का बैच होगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता दूं। इस बैच में आपको मिलते हैं बेटा सारे के सारे वीडियोस, आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेकिन जो बच्चे कैप्सूल कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब उन्हें पता है कि कौन सा सेक्शन का पुअर है, तो वो ये वाले जो कोर्सेज है वो ले सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, आप CDS के लिए चाहें, आप OTE के लिए चाहें, या आप किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं। भाई टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बच्चा चाहता है एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना, तो आप पूरे पूरे एग्जाम की भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट ही पुअर है, आप उस सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स बेटा, यही टॉपर्स के लिखे हैंड रिटन नोट्स हैं, सेम है। आप CDS के पूरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट, आप OTA इंग्लिश और GS के ले सकते हैं सारे। आप चाहें तो इंग्लिश के ले सकते हैं, आप चाहे तो GS के ले सकते हैं, आप चाहे तो मैथमेटिक्स के ले सकते हैं। ये सारे हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उससे अलग मैं आपको बता दूं, एक हमने आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। इफ यू हैव एनी क्वेरी आप यहाँ हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही बेहतरीन पेपर के साथ। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पेपर होगा CDS टू 2023 का, ठीक है, CDS टू 2023 का पेपर नेक्स्ट संडे होगा। मिलते हैं आपसे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।